नमस्कार बेटा, क्या हाल चाल है? बोलो भाई। गुड लंच के आफ्टरनून बाद के सर। मगरमच्छों, कैसे हो? मॉर्निंग सर। अच्छे हैं मॉर्निंग, सर, गुड आप कैसे आफ्टरनून। हैं? गुड गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। आफ्टरनून सर। आफ्टरनून बने बने। चलो, खाना हो गया? खाना हो गया कि नहीं? हाँ सर, हो गया हमारा सर। आज 2+ था। आज कितना? आज थके हुए हो क्यों नहीं, ये बताओ पहले, मुझे जानना है। नहीं, आज थके हो क्यों नहीं? क्यों नहीं थके? क्यों नहीं थके हो बताओ, आज क्यों नहीं थके हो? जल्दी छोड़ोगे ना? आज भी जल्दी? 2 क्लास पढ़ के भी जल्दी छोड़ रहे हो? कितने कितने खतरनाक लोग हो ये बताओ, है ना? सर तीसरा क्लास है। तीसरा कहाँ से? पहला क्लास कहाँ था? 9 से 11 क्या हुआ? सर ऑफलाइन लिया ना ऑर्गेनिक। वो एक्स्ट्रा क्लास। अच्छा, एक्स्ट्रा क्लास हुआ है? समरी यस सर सर। समरी हुआ था सर। अच्छा, समरी में तो अच्छा, समरी लेक्चर हुआ था, ठीक है ठीक है। हाँ सर। चलो, समरी लेक्चर में क्या करते हैं? पूरा पढ़ाते हैं वही ना, स्लाइड दिखा के? यस। हाँ सर, पढ़ाते हैं। और फिर भी जो है भूल जाते हैं उसके बाद, ऐसा कैसे होता है? हमारे यहाँ पे एक केबीसी चैप्टर शुरू होता है और थोड़ा सा मतलब जितना पहले क्लास में खत्म हो गया वही दूसरी क्लास में, वही तीसरी क्लास में 2-3 बार ऐसे ही होते रहता। क्या होता है? मतलब एक बार अगर कोई एक लेक्चर हो गया तो दूसरे लेक्चर में भी पहले लेक्चर का ही सिखाएंगे वो, क्यों? तीसरे में भी वही, ऐसा मतलब पता नहीं क्यों भी। नो सर, हम प्रॉपर क्लासेस देते हैं चैप्टर वाइज। अच्छा अच्छा। सर हाँ, मेल में डाउट भेजा था। कहाँ पे? पोस्टल मेल पे या ईमेल पे? कबूतर उड़ा के भेजा था कि क्या किया था? हाँ, मैंने भी डाउट भेजा था। अब मैंने भी डाउट भेजा था, मेरा डाउट कौन बताएगा? मेरा डाउट है कि जीवन का सच क्या है, जीवन का सत्य क्या है? खाना सोना खाना सोना, समझ रहे हो? हाँ सर। सर यही सच्चाई है, बाकी सब फर्जी है। एंड रिपीट। हाँ ईट स्लीप एंड रिपीट। हाँ, बस यही, खाओ सो खाओ सो खाओ, यही इसीलिए तो भेजा था ऊपर वाले ने। ये तुम भटक गए, भटक के पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई वढ़ाई किसने बनाया? ये तो जो है ना, जो मिल जाए उसको मारना चाहिए पकड़ के। चलो, पहले तो बताओ, एक्सरे जो पढ़ाया था उसके सारे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में डाउट है। एक क्वेश्चन शायद रह भी गया था, कल शायद डिस्कस करने पे रह गया था। ये नहीं था, एक जो पिक कर ले रहे हैं, कोई डिस्कस करने पे रह गया था कल। कल एक्चुअल में क्वेश्चन डिस्कशन। अच्छा ये बताओ, किसी चीज का क्वेश्चन डिस्कशन नहीं पेंडिंग है, मैंने यही करा दिए सारे, है ना? हाँ, यस सर। सर वो ये वाला बताओ, ये बताओ बताओ, इनमें से बताओ क्या है? ये वाला क्वेश्चन किया, कराया था कि नहीं कराया था? सर ऑप्शन ए होगा इसका। हाँ, ऑप्शन ए। यार ये कुछ टाइपिंग मिस्टेक सा लग रहा है, एक बार चेक कर लें। क्या इसे चेक किया था क्वेश्चन को? डिस्कस सर नहीं हुआ गूगल था। में चेक किया था। टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं है? यस सर। हाँ, ये टाइपिंग मिस्टेक है? नहीं है सर, टाइपिंग मिस्टेक। एटम हैज एन एंगुलर मोमेंटम। देखिए सही है कि नहीं, ठीक है, चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं है। For the ground state electron in at atom had an angular momentum is equals to h only. NH अपॉन में एंगुलर मोमेंटम, NH अपॉन में 2 पाई ना। ये H क्यों है यार, NH क्यों नहीं है? एक दो वेबसाइट मत देखो, हर जगह देखो। मुझे इस पे शक है थोड़ा सा, ये जो लिखा है ना इन्होंने यहां पे, ये वाला इतना पोर्शन है ना, फॉर द ग्राउंड स्टेट के लिए बताओ एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? mvr इज इक्वल टू NH अपॉन में 2 पाई में n का वैल्यू कितना डाल देंगे? 1। तो h अपॉन में 2 पाई आना चाहिए ना। हाँ सर। इन्होंने इक्वल टू h लिख दिया, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है कि टाइपिंग मिस्टेक सा लग रहा है। खैर उसकी बात छोड़ते हैं, सिर्फ इस पे एंगुलर मोमेंटम ये पढ़ो। अब एंगुलर मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एक चीज याद रखना,
बोहर मॉडल में कहीं पे भी वेक्टर बना नहीं होता है, ये सिर्फ क्या देता है, ओनली मैग्नीट्यूड देता है। क्या देता है? ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन सबसे सही है। बिकॉज बोहर मॉडल गिव्स इनकरेक्ट वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बिकॉज ओनली वन ऑफ दीज वुड हैव मिनिमम, ये तो कोई लेना देना ही नहीं है, हाँ या ना। एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी इन डायरेक्शन ऑफ स्पिन, ये तो ये बताओ क्या है ये वाला। एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी इन डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या होता है? स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बिकॉज इलेक्ट्रॉन गो अराउंड ओनली इन हॉरिजेंटल ऑर्बिट। बताओ इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा कनेक्ट हो रहा है, बताओ। हॉरिजॉन्टल ऑर्बिट कहां से? ऐसा थोड़ी ना होता, ये तो पूरा गलत है, बताता हूं। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन ऐसे भी घूम सकता है, ऐसे भी घूम सकता है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी इन डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बताओ। ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन क्या इससे कनेक्टेड है? नहीं भाई, वो तो सही है ऐसे, इस तरीके से एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी इन डायरेक्शन, जैसे स्पिन है इस तरीके से ऐसे जा रहा है, वो तो अलग है। लेकिन सबसे ज्यादा सही क्या है? ये मैग्नीट्यूड देता है, डायरेक्शन नहीं देता है, इसलिए क्या आएगा इसका आंसर? ए आएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन आंसर ए आएगा। ए वाला ही बताता है, बिकॉज बोहर मॉडल ओनली गिव्स मैग्नीट्यूड नॉट द डायरेक्शन, ये पूरा स्टेटमेंट है, लेकिन ये कनेक्ट सबसे ज्यादा हो रहा है। बोहर मॉडल गिव्स इनकरेक्ट वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि उस वैल्यू में डायरेक्शन भी होता है, जो बोहर मॉडल में डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ क्या देता है? मैग्नीट्यूड। समझ गए? नहीं समझ आया कुछ भी। कुछ भी नहीं आया? नहीं क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। क्वेश्चन का ये वाला इतना पॉइंट गलत लग रहा है, इससे पढ़ो। एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर एंड हेंस देयर विल बी इनफाइनेटली मेनी ऑर्बिट विद वेक्टर पॉइंटिंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। ठीक है, अब ये बताओ MVR इज इक्वल टू NH अपॉन में 2 पाई, इसमें मैग्नीट्यूड मिलता है कि डायरेक्शन भी मिलता है? मैग्नीट्यूड मिलता है। मैग्नीट्यूड मिलता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमे तब भी उसका एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा? MVR। और एक ऐसे घूमे तब भी क्या हो जाएगा? MVR। क्या दोनों एंगुलर मोमेंटम सेम है? नहीं किस चीज में अलग है? डायरेक्शन में। इसीलिए बस यही है कि जो MVR इज इक्वल टू NH अपॉन में 2 पाई है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलता है, इसलिए कंप्लीट एंगुलर मोमेंटम नहीं मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? वैसे क्वेश्चन खुद कंफ्यूजिंग है काफी ज्यादा, क्योंकि ये जो H लिखा है ना, अगर ये प्लैंक कांस्टेंट है तो इसे H/2 पाई होना चाहिए था। ठीक है, सर क्वेश्चन समझाइए एक बार। क्वेश्चन को लास्ट में समझ लेना यार, ये वैसे भी गलत। सी वाला। थर्ड ऑप्शन फिर से हाँ, समझाओ। third वाला। चलो इसको लास्ट में उठा लेते हैं। एक बार एक्सरे का पूरा कंप्लीट करते हैं, जो काम की चीज है ना। वो क्वेश्चन वैसे ही कंफ्यूजिंग था, पता नहीं गलती से आ गया था, उसको हटाना था मुझे। एक्सरे हो गया था कि नहीं हो गया था, ये बताओ। पूरा हो गया था? हाँ सर। ठीक है, ये भी हो गया था, कोलिस ट्यूब भी हो गया था। घर जाके देख लिया था कि नहीं देख लिया था? देख रखिए यहाँ पे। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? रुकिए, कहाँ रुकना बताओ। स्लाइड, हाँ। पीछे स्लाइड। और नहीं ये है ये। हाँ बताओ इसमें क्या है? सर जितना भी ईवी आ रहा है वो सारा कल आई थी ना? नहीं आई थी। हाँ, मैसेज तो क्या था आपको? मैं भूल गया, बहुत सारे थे मैसेज, भूल गया मैं। हाँ अब आप अपने आप को ब्लॉक कर दीजिए। ठीक है, चलो बताओ क्या डाउट है? सर जितना भी ईवी है वो पूरा फोटोन की एनर्जी में कैसे चेंज हो रहा है? वो तो काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी में भी तो चेंज होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन आ रहा है, हाँ इस इलेक्ट्रॉन को, ये जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, इससे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन मिलेगा। हाँ, लाइक चार्ज है ना, यस सर। तो इसके रिपल्शन से ये स्लो डाउन होगा। ठीक है, हाँ, मैक्सिमम स्लो डाउन क्या हो सकता है कि पूरी की पूरी एनर्जी किसमें चली जाए? फोटोन की एनर्जी में। तो इसीलिए मैक्सिमम जो इसकी फ्रीक्वेंसी हो सकती है वो इतनी हो सकती है। सारा का सारा पूरा फोटोन की एनर्जी में। जैसे मैंने 10 इलेक्ट्रॉन छोड़े, ठीक है, हो सकता है 10 में से 9 यहां स्लो डाउन हो गए, तो उन्होंने मैक्सिमम फोटोन छोड़ दिया। कुछ स्लो नहीं हुआ, हल्का सा जाके यहां पे टकरा गया, समझ गए? तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना आता है। हाँ, हाँ, ठीक है। ठीक है, चलो हाँ। इसे पता नहीं इतना क्यों याद करो, ये सब याद ही नहीं करना होता इतना। मैकेनिज्म तो मैंने पढ़ा दिया तुम्हें, क्योंकि मुझे तुरंत जो है पटकना पसंद नहीं कि एकदम से कुछ पटक दें और रट्टा मार लो। ये हो गया था क्या? इसे घर जाके किए थे? सर हाँ, इसमें डाउट है।
किस में, पहले वाले में कि 5% वाले में? 5% में 5%। अच्छा ठीक है, फिर वो करेंगे, है ना, जिसका आंसर दिया वो कर लेते हैं। हाँ, क्या डाउट है? एससी का वैल्यू कितना, एससी का वैल्यू कितना 12500। यूज किए थे? हाँ 12500 00 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में लैम्डा इज इक्वल्स टू 0.05 इंटू में 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ईवी काट दो, हाँ या ना? तो यार ये तो ऐसे ही आ गया साफ साफ, कितना बढ़िया, इससे बढ़िया क्या मिलेगा तुम्हें और जीवन में? नहीं, मैं बोल रहा हूँ 0.05 कैसे आया? अरे भैया 5% क्या होता है ये बताओ? तुमको मैंने कहा तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, 100 रुपए का तुम 100% यूज कर सकते हो तो 100 रुपए होगा। 100 रुपए का सिर्फ तुम 10% यूज कर सकते हो तो क्या हो जाएगा बताना? 0.1 ऑफ 100, हाँ या ना? 10 रुपए। 100 रुपए का 5% क्या होता है? 0.05 है ना, ऑफ 100, तो 5 रुपए है कि नहीं? सर वो परसेंटेज किसका है सर? जो एनर्जी उसको दी गई थी उसका सिर्फ 5% वो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम में यूज कर सकता है। जिसकी दी गई थी उसका 5%। एक्सरे ट्यूब ऑपरेट इतना, अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन लूजेस 5% ऑफ इट्स एनर्जी टू एमिट एक्सरे फोटोन एट द फर्स्ट कोलिजन। मतलब कि जो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम है उसमें वो पूरी एनर्जी लूज नहीं करेगा, सिर्फ 5% लूज करेगा। हाँ आप समझ गए? हाँ ठीक है, तो ये मैच किया कि नहीं किया ये बताओ पहले। ये एंगस्ट्रॉम में आता था, एंगस्ट्रॉम में है ना, इस तरीके से। तो क्या हुआ जल्दी बताओ, आया था कि नहीं आया था? यस सर, आया था। मैच कर गया पूरा? यस सर। क्या आंसर आया बताना चाहोगे, नहीं बताना चाहोगे? मना भी कर सकते हो। 5 into बताओ कितना? ये 2 जीरो उड़ा दो, है ना, सब कुछ तबाही मचा दो, 1000 ऐसा आया। यस सर फिर एंगस्ट्रॉम क्या होता है? 10⁻⁻10 डिवाइड बाय 1000। ये नैनोमीटर में आएगा कि एंगस्ट्रॉम में? 1.25 into 10⁻⁹ -9 आ रहा था। मैंने 1.25 नैनोमीटर। अरे मैंने क्या कर दिया यार, मैंने अच्छा 1.25, अच्छा हाँ है। सही तो है। अरे यार मैं बता रहा हूं, मैं पागल हो रहा हूं, है ना, नैनोमीटर। अच्छा मतलब 12 पॉइंट, ठीक है चलो मेरी गलती है ना। और बताओ, ये हो गया था, यस सर। हो गया था। फिलामेंट वाले में डाउट है। वो फिलामेंट वाला ओनली इंक्रीजेस क्या? इंटेंसिटी। क्या इंक्रीज करता है? इंटेंसिटी को ही बढ़ाता है सिर्फ, ठीक है? वो किस पे डिपेंड करेगा? हैं? आपने कल बोला था ना वो मेटल पे कुछ तो भी डिपेंड करेगा। टारगेट एक्सरे का कैरेक्टरिस्टिक वाला होता है, वो टारगेट पे डिपेंड करता है। कैरेक्टरिस्टिक तो उस पर ट्रांजिशन पे डिपेंड करता है ना। हाँ हाइड्रोजन एटम में करेगा तो ट्रांजिशन में एनर्जी अलग छोड़ेगा, है ना। हाँ, सीजियम में अलग करेगा, बैरियम में अलग करेगा, है कि नहीं? yes, तो कैरेक्टरिस्टिक वाला वो मेटल पे, उस पे डिपेंड, टारगेट मेटल पे डिपेंड करता है, मेटल कप पे नहीं। टारगेट मेटल कप की तो चर्चा ही नहीं होती कभी, मेटल कप की वो तुमसे बात ही नहीं करेगा। मेन क्या है? टारगेट मेटल, ठीक है, समझ गए? वो एक्सेलरेटिंग वाला ना क्या बोल रहा है यार, सर, वो एक्सेलरेटिंग वाला ना वोल्टेज। सब मिक्स कर रहे हो तुम, है ना। पहली बात तो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज बढ़ाओगे तो लैम्डा मिनिमम घटेगा, सही है। ये किसकी बात होती है? कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम में, ठीक है, सही है कि नहीं? यस नो चेंज इन कैरेक्टरिस्टिक, एक तो ये पढ़ाया था मैंने, हाँ या ना? हाँ ठीक है। लेकिन अगर फिलामेंट करंट को बढ़ाओगे तो क्या होता है? इंटेंसिटी बढ़ती है। फिलामेंट करंट को घटाओगे तो इंटेंसिटी घटती है, बस ये बताया था मैंने, ठीक है। हाँ ये हाँ बड़ी लो कॉन्फिडेंस वाला हाँ है, हाँ। सर, वो मैं ये पूछ रहा था वो डिपेंड किस पे करेगा? क्या? ये फिलामेंट फिलामेंट करंट किस पे डिपेंड करेगा? वो तो साइड में जो सर्किट बनाते थे उसके वोल्टेज पे डिपेंड करता है।
फिलामेंट करंट के लिए ये टारगेट बनाया था, है कि नहीं? ये कब था? और ये छोटा सा सर्किट बनाया था, यहां पे जो बैटरी लगी थी वो छोटा सा सर्किट डिसाइड करता फिलामेंट करंट। नहीं ना सर, फिलामेंट वोल्टेज पूछे ना, फिलामेंट वोल्टेज की बात कर रहा हूँ। फिलामेंट वोल्टेज बढ़ाओगे तो फिलामेंट करंट भी बढ़ेगा, फिलामेंट करंट बढ़ेगा तो इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। समझ गए? यस सर। आप समझे कि नहीं? हाँ ठीक है। हाँ। कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम ओनली डिपेंड्स ऑन एटम टाइप, किसका? टारगेट का। किसका? टारगेट का। समझ गए? किसका? टारगेट का। क्लियर? यस सर। यस सर। चलो इसके बाद और क्या पढ़ाया था? ये ट्रांजिशन घर जाके देखा था कि नहीं देखा था? देखा था। ठीक है, चलो कुछ पूछना है? नहीं। नो सर। फिर ये कैरेक्टरिस्टिक बताई थी, सींग निकल आते हैं, हाँ या ना? इन सींगों से तुम मुझे मारते हो, है कि नहीं? ये कैरेक्टरिस्टिक वाले हैं। ये हर बच्चे के ऊपर डिपेंड करते हैं कि किसी के सींग छोटे हैं, है ना? ये सजनी का सींग है ना? ठीक है, जो डाउट पूछ पूछ के जो है पटक पटक के मारती है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? बच्चों के टाइप पे डिपेंड कर रहा है ना? हाँ है ना? हाँ सर। नंबर ऑफ डाउट्स बताओ किस पे डिपेंड कर रहा है? वो बच्चे के टाइप पे डिपेंड कर रहा है ना? हाँ है कि नहीं? तो वो उसकी खुद की पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक है कि नहीं? सर हाँ। सर तो वो पिछले- वो एल अल्फा का जो एनर्जी है वो के अल्फा से कम है, तो क्या? उसका के सर के अल्फा का एनर्जी वो एल अल्फा से ज़्यादा है, तो एनर्जी ज्यादा नहीं है, इंटेंसिटी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा एमिट करता है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। एनर्जी तो इस लैम्डा पे डिपेंड करेगा ना। यस सर। तो जिसका एनर्जी ज्यादा उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा, उसका लैम्डा कम, है ना? इसलिए के गामा का एनर्जी ज्यादा, इसलिए उसका लैम्डा कम। क्लियर? हाँ या ना? सर वो उसका इंटेंसिटी इंटेंसिटी यहां पे पावर वाले के हिसाब से, पावर वाले के अलावा नंबर ऑफ पार्टिकल, वैसे इंटेंसिटी क्या होता है? पावर पर यूनिट एरिया। लेकिन यहां पे इंटेंसिटी को किससे दर्शाते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल, कितने पार्टिकल उसने एमिट किए, प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है। तो शायद मैंने पढ़ाया भी था कि यदि एक ऐसे ये न्यूक्लियस है, उसके अराउंड सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है? किस वाले इलेक्ट्रॉन के उड़ने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है? बताओ। अगर तुम कुछ लोग गोल गोल घूम रहे हैं और तुम ऐसे जाओ, तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किससे टकराने की? बताना। के वाले से, एल वाले से, कि एम वाले से? जल्दी बताओ। जो छोटा चक्कर मारता है वो जल्दी जल्दी आएगा ना ऐसे, तो सबसे ज्यादा टक्कर इसी में लगेगी ना? बोलो। हाँ सर। सर। तो के वाले की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है ना? इसलिए इनकी इंटेंसिटी इससे ज्यादा आती है। और के अल्फा सबसे ज्यादा के अल्फा हो गया। अगर यहां वैकेंसी क्रिएट होगी तो सबसे पहली मदद कहां से मिलेगी? नियरेस्ट पड़ोसी से मिलेगी ना? हाँ सर। तो इसीलिए इसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा यही मिलेगा तुम्हें। ठीक है? क्लियर? इंटेंसिटी डिपेंड करती है पावर अपॉन में एरिया। पावर होता है नंबर ऑफ पार्टिकल एमिटेड, उस पर भी तो डिपेंड करता है ना वो। नहीं समझे? यस सर। इंटेंसिटी इज पावर अपॉन में एरिया। और पावर क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल इंटू में ये। सही है कि नहीं? तो नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे ज्यादा के अल्फा के होते हैं। ठीक है? इसलिए उसका एन वाला जो वैल्यू है वो इतना ज्यादा है कि इसलिए इंटेंसिटी ज्यादा आ जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। ठीक है, आगे बढ़े। सर पिछले सर्वे में आप कुछ लिखाए थे, वो क्या लिखाए थे? कहां पे? वो जो टारगेट वाला कुछ, हाँ, वो टारगेट इलेक्ट्रॉन कुछ लिखे थे आप? वो मैंने बताया था कैरेक्टरिस्टिक वाला सिर्फ टारगेट पे डिपेंड करता है, टारगेट मेटल ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक वाला, और कुछ भी नहीं था। ठीक है? हाँ ये सब करा दिया था मैंने, इसे हटा रहा हूं मैं। ठीक है? हटा दें? हाँ सर। ये रखना है? हटा दे रहे हैं? और रहने दें, चलो रहने देते हैं। फिर ये सब बताया था, देखने के लिए बोला था कि एक बार देख लो। तुमसे ये सब नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर पूछा जाएगा तो देख लेना
अगर एक्सेलरेटिंग वोल्टेज बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो क्या होता है, लैम्डा में चेंज आता है ना। नो चेंज इन लैम्डा ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। इंटेंसिटी तो बढ़ती है, नो डाउट, नो डाउट इंटेंसिटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बढ़ेगा, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बढ़ेगा तो उसके साथ साथ ये भी सीइंग भी ऊपर चले जाएंगे, है ना। लेकिन मेन शिफ्टिंग किसकी होती है, लैम्डा मिनिमम की। समझ में आया कि नहीं आया? क्या कैरेक्टरिस्टिक वाले के लैम्डा में कोई बदलाव आता है? नहीं आता है। ठीक है, सर उधर आ गया है, कहां? इधर वो के दूसरे वाले में। इसमें तो बना ही नहीं है के अल्फा के बीटा, उतना गंदा तुमको देख ही नहीं पाओगे, इसलिए मैंने आगे बनाया था। देखो इसमें मैंने आगे बनाया था, क्यों बनाया था, इस फिगर में समझ में नहीं आ रहा तो इसलिए मैंने आगे बनाया था इसे। देखो है ना, बताओ यस है कि नहीं। चलो तो ये हो गया था कल, ये हो गया था कल अच्छे से। फिर ये मैंने बताया था कि फिलामेंट करंट बढ़ाते हैं तो लैम्डा में कोई फर्क नहीं आता, सिर्फ क्या बढ़ता है बताओ, इंटेंसिटी, है ना। इंटेंसिटी। इस क्वेश्चन का आंसर काटा था क्योंकि वो गलत दिया था, है ना। 2 वाला क्या है, के अल्फा, और 1 वाला क्या है, के बीटा। क्लियर है कि नहीं? यस सर। चलो फिर कुछ क्वेश्चंस दिए थे घर पे करने। कितने क्वेश्चन हो गए थे यार? सर पिछला क्वेश्चन लगाइए ना, वो के अल्फा के बीटा वाला। हम्म सर मतलब इधर के बीटा की एनर्जी या फिर इंटेंसिटी तो ज़्यादा होनी चाहिए थी ना के अल्फा से। क्यों यार, इतना पढ़ाने के बाद सबसे ज्यादा के अल्फा की इंटेंसिटी होती है। उधर नीचे है ना ग्राफ के बीटा का, के अल्फा का ऊपर है। तुम ये लैम्डा देखो ना बेटा, लैम्डा, लैम्डा देखो, ये बताओ व्हाट इज के अल्फा, बताना। के एल एम, के अल्फा क्या होता है बताना। अगर एनर्जी यहां आती है इस तरीके से, सही है कि नहीं, हाँ, अगर इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग कहां से होता है, एल से के, और इसको क्या बोलते हैं, के बीटा। किसकी एनर्जी ज्यादा होगी जल्दी बताना। के बीटा की। के बीटा की एनर्जी ज्यादा होगी ना बेटा के अल्फा से, हाँ यस सर। तो लैम्डा ऑफ इसका लेस देन होगा ना, और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में हम बता उससे फर्क नहीं पड़ता। मेन इसका ये देखा जाता है लैम्डा ऑफ बीटा, लैम्डा ऑफ अल्फा। अब समझे कि नहीं, हाँ इससे देखा जाता है। ठीक है, यस सर। पोजीशनिंग देखी जाती है और कुछ भी नहीं देखा जाता। ठीक है, ओके सर। चलो इसे किए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग इन कंटेक्स्ट ऑफ एक्सरे जनरेटेड फ्रॉम एक्सरे ट्यूब। वेवलेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे डिक्रीजेस व्हेन एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट इंक्रीजेस। बताओ कैरेक्टरिस्टिक किससे आता है, मूजली लॉ से। कुछ पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, मना कर दो कुछ नहीं पढ़ाए थे, जल्दी बताओ। कुछ बताया था, z माइनस बी का स्क्वायर, ऐसे कुछ इससे रिलेशन होता था, 1/n1। और आर एच वार एच कुछ ऐसे आया था, कुछ आया, याद है? हाँ सर। यस सर। क्या बात है। वेवलेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे डिक्रीजेस व्हेन एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। सही बात है, हाँ सही कि गलत है? सही। पूछा क्या गया है, रॉन्ग। रॉन्ग। पेपर में जरूर पढ़ लेना, जल्दबाजी में हम देखते ही नहीं कि पूछा क्या गया था। ये सही है, हाँ या ना। कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ कॉन्टिन्यूस एक्सरे डिपेंड अपॉन एटॉमिक नंबर। क्या कट ऑफ वेवलेंथ उस पर डिपेंड करता है? नहीं भैया, नहीं। कट ऑफ वेवलेंथ किस पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पे, हाँ या ना। हाँ सर। तो यहां पे ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, बताओ। गलत। गलत है। इंटेंसिटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिकल पावर गिवन टू द एक्सरे ट्यूब। ये सही बात है, हाँ या ना। यस सर। ठीक है, जितना पावर बढ़ाओगे उतना। कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ कॉन्टिन्यूस एक्सरे डिपेंड ऑन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एक्सरे ट्यूब। ये तो सही बात है ना, यस सर। ये इससे सही है। तो इनमें से गलत कौन सा है, बी। कौन सा, बी। क्लियर है कि नहीं? चलो ये बताओ, कंसीडर फोटोन ऑफ कॉन्टिन्यूस एक्सरे कमिंग फ्रॉम कूलिज ट्यूब। एनर्जी ऑफ फोटॉन्स कम्स फ्रॉम, बताओ बताओ। ए। ये समझ गए थे कि नहीं? हाँ सर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन, है ना, बताओ। यस सर। बाकी सब थोड़ी ना, बाकी सब फर्जी है, सही है कि नहीं? ये तुम लोगों ने करे कि नहीं करे? तुम लोग की बातों में दम नहीं आ रहा है, क्यों? किया है, कितने लोगों ने किया है? करा है। हाँ, चलो। ये है सर। कैरेक्टरिक एक्सपेक्ट बताओ। स्पेक्ट्रम इज एमिटेड ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ, बताओ क्या, ट्रांजिशन ऑफ क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या इनर इलेक्ट्रॉन होता है ना। इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस कहां से आ गया? ऑप्शन बी।
ऑप्शन बी, सीधे ऐसे ही हो रहा था। फिर एक्सरे ट्यूब ऑपरेटेड इतना मिलियन वोल्ट, शॉर्टेस्ट, बताओ कितना आसान है यार, आसान है, क्या है, आसान है, बताओ क्या इसे कर लिया कि नहीं, ऐसे बताओ, यस सर, सीधे फॉर्मूले से आंसर आया था, 10 की पावर पूछ रहा था बस वो, यस सर, कर पाए कि नहीं, हो गया। हो गया, मुबारक हो। ये बताओ कितने और क्वेश्चन है यार, आज न्यूक्लियस कंप्लीट करना है। बताओ, इफ एक्सेलेटिंग पोटेंशियल, अगर ये बढ़ा दें, वेवलेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे डू नॉट चेंज, क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ सर। बिल्कुल सही है। हाँ सर। When an electron beam strike the target in X-ray tube, part of kinetic energy is converted into X-ray energy, क्या ये स्टेटमेंट सही है? When electron beam strike the target in X-ray tube, part of kinetic energy is converted into X-ray energy, यार कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम में कन्वर्ट तो होता है ना, हाँ, लेकिन क्या ये एक दूसरे से कनेक्टेड है? नहीं नहीं, कनेक्टेड नहीं, तो आंसर क्या हो गया? दोनों सही हैं। कहा था हाँ, पूरा एनर्जी होगा, पार्ट क्यों हो रहा है? क्या आपने तो कहा था पूरा एनर्जी होगा। पूरा नहीं होता है, मैंने क्या लिखा था, एच न्यू मैक्स, है ना, सारे इलेक्ट्रॉन स्लो डाउन नहीं होते, है कि नहीं, कुछ इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से स्लो डाउन होते हैं, इसलिए तो एच न्यू मैक्स मैंने फ्रीक्वेंसी की रेंज लिखवाई थी, क्या हमें कितनी फ्रीक्वेंसी मिलेगी, बताना बताना, 0 से लेके कहां तक, एच न्यू मैक्स, ऐसा कुछ लिखवाया था कि नहीं? हाँ हाँ 0 इक्वल टू मत लिखो, 0 तो नहीं, ऐसे 0 से शुरू होके ऐसे जाता है, सही है कि नहीं? सही है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो पूरे स्लो डाउन हो जाते हैं उनसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी फोटोन मिलता है ना? आप समझ में आया? आया। ठीक है, चलो। मेंस के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन एम्स से आसान होते हैं, समझ रहे हो? एम्स के जो होते हैं स्टेटमेंट बेस, वो ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, नीट के भी ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, तो उस पर प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, ठीक है? कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर स्कोर गिर रहा है, ये हो रहा है, जब अपना न्यूक्लियस कंप्लीट हो जाएगा रिवीजन के टाइम पे मैं तुम्हें पूरा पेपर दिखाऊंगा और बताऊंगा किस तरीके से, और बच्चों से पूछेंगे भी, ऐसा नहीं है, जो बच्चे हैं यहाँ पे तुम लोगों से भी राय लेंगे कि तुम लोग कैसे अटेम्प्ट करते हो, ठीक है? तो हमें मिलके एग्जाम को निकालना है और जल्दी से जल्दी फिजिक्स को सॉल्व करना है। याद रखना, पूरा डिसाइडिंग फिजिक्स, बहुत कुछ डिसाइडिंग फैक्टर होगा वहां पे, कि फिजिक्स जो खींच ले गए। ये घर जाके देखा था सर, वो पहला वाला स्टेटमेंट थोड़ा कैसे हाँ सही है? सर कौन सा वाला बेटा? नहीं सर, वो पहला वाला स्टेटमेंट। पहला वाला सही है। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल अगर एक्सरे ट्यूब में बढ़ाते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे जो होती है वो पोटेंशियल पे निर्भर थोड़ी ना करती है, किस पे करती है बताओ? के टाइप के। वो उस पे डिपेंड नहीं करती, वो तो मेटल के टाइप पे डिपेंड करती है ना, जी सर, जी सर। समझ गए? मेंस किस लिए करा रहे हैं, क्योंकि नीट में तुम्हें ज्यादा इसके पीवाईक्यू मिलेंगे नहीं। चलो, ये वाला क्या देख लिया था घर जाके? देखा था। कैसे देखा था? अच्छे से देखा था? हाँ, नोट भी किया है। अच्छा, नोट भी किया है, क्या बात है यार। इसको पढ़ना है क्या? पढ़ लोगे तो काम आ जाएगा, पता चला कहां से क्वेश्चन टपक जाए। फिर ये मोज़ली लॉ ये कराया था मैंने, बताओ हाँ या ना? इस पे कुछ क्वेश्चंस भी, एक शायद क्वेश्चन दिया था मैंने, दिया था कि नहीं? एक क्वेश्चन दिया था, बताओ ये क्वेश्चन बताओ, ये किए कि नहीं किए? बोलो ये सर, ये कैसे करेंगे बताओ? यूज मोज़ली लॉ में फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा फॉर, ये क्या है, एलए क्या है बताओ? एलए किसको बोलते हैं? लैंथनम। और दूसरा क्या है? कॉपर क्या है? मेटल है। मेटल है। हाँ, और ये क्या, मिट्टी है क्या? वो भी मेटल है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी बताओ। इसकी फ्रीक्वेंसी किसके प्रोपोर्शनल था, जल्दी बताना, प्रोपोर्शनलिटी से निकाल दो बस, बताओ, दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल करो, Z माइनस बी, ऐसा कुछ था ना, हाँ या ना? अरे कुछ तो बोलो। हाँ सर। तो इसका फ्रीक्वेंसी अपॉन में कॉपर का फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू Z ऑफ क्या, Z 57, B कितना है 1,
और इसका कितना है कॉपर का 29 माइनस 1। ऐसे बताना चाहोगे नहीं बताना चाहोगे बताओ 56/26 कितना 56 अपॉन में 28 वो कितना है इसका फ्रीक्वेंसी इतना उसका कितना दिया था फ्रीक्वेंसी ये तो 2 हो गया उसका फ्रीक्वेंसी कितना दिया था 1.88 इंटू 10 की पावर 18 स्क्वायर कर दो तो 4 इंटू में 1.88 इंटू 10 की पावर 18 इतना आया कि नहीं आया है कि नहीं। पूरा सॉल्व मत करना पूरा सॉल्व नहीं किया जाता रेशियो लेके उड़ाना सीखो ठीक है। अमरावती पाठशाला C07 ये क्या हो गया है क्या मैं फ्रीज हो गया हूं कि सब कुछ फ्रीज हो गया है। क्या हो गया सर आप तो दिख रहे हैं। मैं दिख रहा हूं हाँ ऑडियो अरे यार क्लियर है हाँ यहां पता नहीं क्या हो गया है सब कुछ फ्रीज हो गया है समय रुक गया है। अच्छा अब सही है अब समय वापस आ गया चलो एक बार कटक पाठशाला कटक कटक यस सर। हाफ सही है तुम लोग जम गए थे स्क्रीन पे। चलो तो पूरी तरीके से हमने वो पोर्शन भी कर लिया है जो सबसे कम पूछा जाता है नीट में ठीक है। चांसेस कहीं नहीं छोड़ने हैं इसलिए मैंने कराया है। एक क्वेश्चन भी एक्सरे का आ गया तो सबसे आसान वाले पे ही आएगा ठीक है। हर एक चीज की कवरेज बहुत जरूरी है। अब स्टार्ट करें क्या बताओ क्या स्टार्ट करना है। सर हाँ सर वो लास्ट क्वेश्चन में इसी में ना जो अभी था हाँ 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 सर आपके साइड से वॉल्यूम और बढ़ सकता है क्या हमारे यहाँ स्पीकर खराब है तो पैनल से चल रहा है बस। यहां से नहीं यहां से तो शायद मैक्सिमम ही होगा हर जगह। नहीं सर हमारे यहाँ स्पीकर खराब हो गया तो सिर्फ पैनल से ही सुन रहे हैं। पैनल से ही आ रही है आवाज बस बस इतना ही आवाज आ रही है। आवाज कितनी आ रही है बहुत कम आ रही है। हाँ सर कम आ रही है काम चल रहा है बस। काम चल रहा है थोड़ा सा आ गया जो पैनल के पास बैठ जाओ। हाँ सर हाँ पास ही बैठे हैं। पास ही बैठे हो हाँ तो सर, पैनल को उखाड़ लो और अपने ऊपर रख लो ऐसे है ना ज्यादा अच्छे से आइए। देख लो पैनल का वॉल्यूम फुल करके देख लो चल जाएगा सर। चल जाएगा काम ठीक है बताओ। सर हाँ इसमें वो जो कॉपर का दिया है ना वो फ्रीक्वेंसी हाँ उसमें से सर ए निकाल के वो ए उसमें डाल के नहीं निकाल सकते ये कहां से आ गया ए इंटू जेड माइनस बी। दोनों का के अल्फा ही तो पूछा है के अल्फा पूछा है ना हाँ तो फिर क्यों करना ए तो सेम ही आएगा ना के अल्फा के लिए हाँ सर ठीक है ना हाँ उससे करेंगे तो होगा क्या। आंसर तो सेम आएगा ए तो वैसे भी कट जाएगा। हाँ √3 RC/4 ना हाँ सर √3 RC/4 करोगे तो कट ही जाए। वो नहीं हाँ रूट ओवर ए इंटू जेड माइनस बी बोल रहा हूँ। अगर तुम पूरा भी कर दोगे ए इंटू में जेड माइनस बी यही ना हाँ सर तो ये क्या होता है बताओ के अल्फा के लिए फॉर के अल्फा ट्रांजिशन कहां से होता है बताना n इज इक्वल्स टू हाँ आ गया। हाँ कहाँ आया वो बताओ कहाँ पहुंचा वो मुझे जानना है। हाँ सर आ गया। आया कि नहीं हाँ हाँ तो ये तो वैसे भी कट जाएगा ना बेटा ठीक है सर 3 RC/4 है कि नहीं। यस प्रोपोर्शनलिटी में तो दोनों के लिए कॉमन होके कट जाएगा ना। अब तुम्हारी इच्छा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कट तो वैसे भी जाएगा है कि नहीं। हाँ चलो सर हाँ सर मोस्टली लो हाइड्रोजन के लिए नहीं लग सकता ना। मोस्टली लो हाइड्रोजन के लिए नहीं क्योंकि हाइड्रोजन में बोहर लग जाता है ना तो एक्सरे वैसे भी हाइड्रोजन का टारगेट लेके करते ही नहीं है ना। टारगेट मेटल की बात होती है कभी भी देखना एक्सरे में टारगेट मेटल लिखा जाता है देखा है। हाइड्रोजन में मेटल उसको मेटल कैसे बनाएंगे या तो लिक्विड फॉर्म में होगा या गैस है ना। तो मेटल तो हायर एटॉमिक नंबर पे ही आते हैं ना ठीक है। सर मेल में डाउट नहीं था। वो डाउट सब लास्ट में आज पढ़ाएंगे अब है कि नहीं। छोटा सा है सर कितना छोटा है वो बताओ। सर वो करंट वाला हाँ सर मैंने भी भेजा था अरे ऐसे तो कई सारे हो जाएंगे फिर जो है अन्याय हो जाएगा यहाँ पे। क्या अन्याय हो जाएगा पता है एक कहेगा फिर सैमुअल कहेगा मेरा डाउट नहीं पता है वो कहेगा मेरा डाउट नहीं पता है। इसलिए जो है किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं ना पूरा मत बताना हिंट दे लास्ट में
न्यूक्लियाई पढ़ाने के बाद, ठीक है। छोटा सा ये न्यूक्लियाई सिलेबस में दिखा देता हूं, ठीक है सर। क्योंकि सिलेबस कुछ बच्चे आपत्ति करेंगे कि सर ऐसा नहीं वैसा है ना। सिलेबस बहुत काट छाट के बिल्कुल इसको छोटा कर दिया गया है। नीट 2025 सिलेबस कहाँ है, कहाँ चला गया? देख लो कहाँ गया, बताओ भाई। सिलेबस बहुत ज्यादा कम है न्यूक्लियस का। देखो, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, ये किसका था? रदरफोर्ड का। पढ़ लिए थे कि नहीं पढ़ लिए थे हम लोग? बोलो, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ चुके हैं ना। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग उसी को बोलते हैं, रदरफोर्ड है ना, रदरफोर्ड का मॉडल, बोहर मॉडल, ठीक है। एनर्जी लेवल पढ़ लिया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ लिया, कंपोजिशन एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस वो पढ़ना है। एटॉमिक मास क्या होता है उसके बारे में, मास इक्वल्स टू mc² पढ़ना है। मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड इट्स वेरिएशन विद मास नंबर, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन के बारे में पढ़ना है। रेडियो एक्टिविटी इज नॉट इन सिलेबस। रेडियो एक्टिविटी समझ गए, जो तुमने शायद बोर्ड में पढ़ा हो, हाँ सर पढ़ा था। ठीक है, वो सिलेबस में नहीं है, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? न्यूक्लियर डेंसिटी वो इसमें वो तो है, वो तो है, साइज में आ जाता है वो, ठीक है, वो तो साइज में आ जाता है। बट रेडियो एक्टिविटी इज नॉट इन सिलेबस, में क्लियरली बता दे रहा हूं, रेडियो एक्टिविटी सिलेबस में नहीं है, तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। सर उसका स्क्रीनशॉट लगा दीजिए सर। किसका? वो जो अभी बताया। अरे इसका भी स्क्रीनशॉट चाहिए क्या? हाँ, ऐसे कैसे काम चलेगा दनियाल? ये तो नेट पे मिल जाएगा ना, कुछ ऐसी यूनिक चीज थोड़ी ना है। हाँ ठीक है सर, निकाल लेंगे। लो, ये जी लो, सर। खुश। अब तुम इसको सॉल्व करने लग गए कहीं तो लिख देते हैं सिलेबस है कि नहीं? पता चला इसको पढ़ के जो है सॉल्व करने लग गए तुम, है कि नहीं? और अगर सर सॉल्व ही नहीं हो रहा है, आ जाओ, सर वो आलस बुरा मान जाता ना। चलो आ जाओ। पहले देखो न्यूक्लियस के सब एटॉमिक पार्टिकल क्या हैं। पहली बात करेंगे किसकी? न्यूक्लियॉन्स की। किसकी? न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको न्यूक्लियॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन। ये कभी भी न्यूक्लियस के बाहर नहीं मिलते। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के बाहर घूमता रहता है ना, लेकिन वो कभी न्यूक्लियस के अंदर नहीं मिलेगा तुम्हें। मिलेगा भी अगर तो उसका कन्वर्जन हो जाता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियॉन। इट हैज अ चार्ज इक्वल टू प्लस ई। इट वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टेन। मास ऑफ प्रोटॉन कितना? जल्दी बताना। 10 की पावर माइनस कितना? 27 kg। ठीक है, तो इसका चार्ज तो हमें पता ही है। चार्ज कितना होता है बताना? ई प्लस, मतलब कि 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। और मास ऑफ प्रोटॉन कितना? 1। अब यहां पे तुम राउंड ऑफ नहीं कर सकते, न्यूक्लियस में इसको राउंड ऑफ नहीं कर सकते, इन दोनों को बराबर नहीं लिख सकते, ठीक है, क्योंकि यहां पे आता है मास डिफेक्ट। दोनों में जो डिफरेंस है 1.626231 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। न्यूट्रॉन क्या होता है? पहली बात, सबसे जरूरी चीज, इट इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय जे चैडविक। अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है, ठीक है। पहले सीधे डायरेक्टली साइंटिस्ट का नाम पूछ देते थे। ये इतना होता है। दोनों में भारी कौन सा दिख रहा है? भारी बताना, भारी कौन सा है न्यूक्लियस। बताओ। न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन से भारी होता है, हाँ या ना? सही है, बोलो। यस सर। अब ये रिप्रेजेंटेशन समझ लो, क्योंकि मेरा मानना है कि तुम्हें याददाश्त चली गई हो सकता है। अब बताओ ये आता है कि नहीं आता है? ZXA या ऊपर A आता है, बस इतना याद रखना। X क्या होता है? एटम का सिंबल होगा। A क्या होगा? A एटॉमिक मास नंबर होगा। और Z क्या है? एटॉमिक नंबर होगा। ये सबको पता है। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन बताता है। क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन विच मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर एटम। एटम के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। अगर
कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो आयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए तो एनायन बन जाएगा और इलेक्ट्रॉन कम हुए तो कैटायन बन जाएगा। ए क्या है? एटॉमिक मास नंबर। ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स किसे बोलते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? विच रिसाइड इनसाइड न्यूक्लियस। ऑलवेज, हमेशा न्यूक्लियस के अंदर ही मिलेंगे, कभी भी ये बाहर नहीं मिलेंगे। ठीक है, कभी भी बाहर नहीं मिलेंगे, इनको हम न्यूक्लियॉन बोलते हैं। कोई नई चीज नहीं है, ये सबको आता है। आता है कि नहीं आता है? बोलो बेटा, आता है कि नहीं आता है? ठीक है, न्यूक्लियस खत्म होते ही रिवीजन चालू हो जाएगा। कल अपनी क्लास है कि योगा करोगे? योगा करोगे ना? ठीक है, कल तो योगा करोगे ना? आप सिखाएंगे सर योगा? योगा मैं अलग टाइप का योगा सिखाऊंगा तुम्हें, है ना। ऐसा योगा सिखाऊंगा जिसमें से सोया जाता है ना, और सोने से जो है बिल्कुल सब सही हो जाता है कि नहीं? हाँ, आप कराओगे योगा? हाँ मैं योगा कराऊंगा, है ना। योगा क्लास जो है, जैसे आपको टेबल पे कॉलेज में जब जाओ तो रैगिंग होती है मेरे साथ। मुझे जो है पर्सनली मेरा यह कहना कि वो अच्छी होती जब तक कि वो अब्यूजिव ना हो, मतलब ऐसा ना हो कि तुम्हें मारा पीटा जाए। तो कॉलेज में रैगिंग में एक लड़के से पूछा गया, सबसे हॉबी पूछी जाती है ना, कि तुम्हारी सबसे और ऐसी हॉबी बतानी होती जिसमें तुम बच जाओ, उसके आगे सवाल ना हो पाए। तो इतना बढ़िया इंटेलिजेंट लड़का था, उसने सीधे बोला मेरी हॉबी सोना है। जैसे मेरे से पूछा कि तुम्हारी हॉबी क्या है, तो मैंने कहा मैं पीसी गेम खेलता हूँ, है ना, स्केटिंग करता हूँ, ये सब करता हूँ। तो मेरे से कहा करके दिखाओ, मैं वहीं जमीन पे जो है पीसी गेम खेल रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। उससे पूछा गया तुम्हारी हॉबी क्या है ना, तो कहता सोना। क्या सो के देखा? सो गया आराम से, फिर उसको हिल ही नहीं रहा है ना, आगे का क्वेश्चन ही नहीं पूछ सकते हो। तो मेरा भी योगा ऐसे ही रहेगा, कह देंगे सो जाओ, ये सबसे बढ़िया योगा है कि नहीं? नींद से बढ़िया कोई एक्सरसाइज है ही नहीं, है कि नहीं? नींद से बढ़िया कोई एक्सरसाइज ही नहीं है। मस्त सो जाओ, अपने आप दिमाग सब सही हो जाएगा। नहीं हुआ। क्या नोट क्या कर रहे हो इसमें? ये तो पैदा होते ही तुम्हें जो है प्लेवे में पढ़ा दिया गया था, है कि नहीं? ये तो नर्सरी में गए थे, तुमको पढ़ाई नहीं किया था ये सब? एटॉमिक मास नंबर हो गया। अच्छा हो गया। अच्छा, बचपन की याद आ गई है ना। हाँ सर। अच्छा चलो आगे बढ़े। हाँ। काम की चीज पढ़ते हैं। सर योगा कौन लेगा सर कल? अरे कुछ नहीं होगा, है ना, कोई योगा होगा नहीं। योगा तुम्हें सेंट्रल लेवल पे कराया जाएगा, है ना। ठीक है सर। सेंट्रल लेवल पे होगा या जो भी होगा वो देख लेना अपने साथ में, मुझे सही से पता नहीं है ना। सर मैं सच्ची में समझ रहा था कि हाँ? आप ही योगा कराएंगे। अरे मुझे खुद नहीं आता योगा, है ना मैं तो कराऊंगा क्या यार। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट AMU, इट इज द नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ मास रिप्रेजेंटेड इन एटॉमिक मास यूनिट। मतलब कि एक एटम को इस तरीके से दिखाया जाता है। इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा कि कैसे निकालते हैं। क्या होता है तुम्हारे हिसाब से, बताओ। 1 AMU का मतलब क्या होता है, बताओ। इसको कैसे डिफाइन करते हैं? डिफाइंड एज, है कोई माइक वाला जो बता दें? एज 112 मास ऑफ C12 एटम, कार्बन। है ना। एटम की बात होती है, ठीक है। अब बताओ, एक मोल कार्बन, एक मोल में कितने होते हैं? जल्दी बताना, पहले बता दो। एक मोल, सब लोग बताएंगे। एक मोल कितना होता है बताओ? 6.023 इंटू 10 के पावर 23। हाँ सर, अब बताओ, एक मोल कार्बन में जल्दी बताना C12 में कितना मास होता है? 12 ग्राम, हाँ या ना। हाँ सर। तो 6.023 इंटू 10 की पावर 23, कार्बन 12 एटम का मास कितना है? 12 ग्राम। तो C12 एटम का कितना हो गया जल्दी बताना? एक एटम का 12 डिवाइड बाय 6.023 इंटू 10 की पावर 23, हाँ या ना। हाँ सर। तो 1 AMU क्या होता है? तो ये बताना चाहोगे नहीं बताना चाहोगे कितना हुआ? नहीं बताना चाहोगे, मना कर देना, ठीक है। ये क्या बोलता है? 1 AMU is defined as 112 of mass of C12 atom,
C12 एटम, क्या लिखें इसे बताना, 1/12 इंटू में 12 अपॉन में कितना 0.6023 इंटू 10⁻23 ग्राम, इतना मास आया। इसे काट दो इससे, तो एक एमयू कितने ग्राम हुआ, कोई बता सकता है? 1.67 into 10 to the power minus 27 kg. 1.67 इंटू 10⁻27 Minus 27 kg. 27। 24 ग्राम। अच्छा 24 केजी में, नहीं नहीं केजी नहीं, पहले ग्राम में बताओ। 24 ग्राम। 4 ग्राम। केजी में बताओ। 1.67 वन पॉइंट नहीं, 1 नहीं, 1.67 27 केजी के केजी है ना। काजी। इसके भाषा से मुझे बिल्कुल, इसके जो फ्लो है ना उससे मुझे बिल्कुल, इसे नोट करना है। ये जो बैठे हो बालेश्वर पाठशाला, ये जो आराम से बैठे हो सब लोग, नोट करना है। हाथ पे हाथ धर के जो है पॉपकॉर्न खा रहे हो। सर क्वार्क्स और कॉर्ड्स में क्या डिफरेंस है? क्या बेटा? क्वार्क्स और कॉर्ड्स में। किसमें? क्वार्क्स QUARKS। ये तो सब एटॉमिक पार्टिकल की बात कर रहे हो तुम। हाँ। ये कहाँ पढ़ना है, तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है, और जो हमारे सिलेबस में नहीं है हम उसे छूते भी नहीं है कि नहीं? हाँ सर। सिलेक्शन जब नीट हो जाएगा ना तब पूछना है सब। ये तो सेम है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास की तरह। क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम तो है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं, आगे नहीं होगा, आगे नहीं होगा ये सब, ठीक है ना। जब कंपैरिजन आएगा तो अलग अलग मानेंगे, E इक्वल्स टू MC स्क्वायर में अलग अलग लगेगा, वो डिफरेंस लिया जाता है। बताओ अब इसकी एक और परिभाषा बताओ। 1 AMU को इससे भी डिफाइन करते हैं क्या, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे कुछ सुना है? देखो E इक्वल्स टू MC स्क्वायर, हाँ या ना? तो बताओ एक AMU का मास कितना, 1.67 इंटू 10⁻27 केजी में लेना है ये, है ना। E कॉन्स्टेंट ये इसमें केजी में लेते हैं, और ये कितना होता है मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। कितना हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर। कोई करना चाहेगा इसको सॉल्व? और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा जल्दी बताना। ये तो जूल में दे देगा, तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 इंटू में 9 इंटू 10⁻16 डिवाइड बाय चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। करना चाहोगे कि नहीं करना चाहोगे बताओ? मना भी कर सकते कि हम कुछ नहीं करेंगे ये सब। कितना 1.67 इंटू में 9, ये क्या हो गया 1.67 इंटू में 9 डिवाइडेड बाय क्या 1.6, कितना आता है 9.3 ऐसे लगभग आता है, तो इसको याद कर लेना चुपचाप, है ना। 9.39 ऐसे आ रहा है, लेकिन हम जो है इसे पूरा वही लिखेंगे 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 930 भी याद कर लोगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। बोलो भाई, कुछ तो बोलो। हो गया? हो गया? नो सर। तुम्हारी सैटरडे की क्लास जो है सर आप नगांव कब आएंगे? एक ना एक दिन आएंगे, कब? कभी ना कभी मेरा सपना पूरा होगा यार। वैसे 10 से 10th से लेके 15 तक सोच रहा था मैं, लेकिन देखते हैं क्या सीन है। नागांव में कोई स्टूडियो है क्या? स्टूडियो? हाँ, फोटो वाला स्टूडियो नहीं। क्लास करने वाला है ना? हाँ हाँ है। कहाँ है? वो आप जो 11 JEE का क्लास लेते हो ना, वही तो स्टूडियो है। वो स्टूडियो है, वहां बच्चा बैठा रहता है। हाँ बच्चा भी बैठा रहता है। नहीं नहीं नहीं, वो स्टूडियो नहीं होता, स्टूडियो ऐसा होता ही नहीं है। हमारा सर सेंटर फैकल्टी वाला क्लास रिकॉर्ड करता है, तो वहां से। वहां पे क्या एक टीवी लगा है कोई? हाँ पैनल के अलावा टीवी लगा है?
सेंट्रल फैकल्टी स्टूडियो होगा ही नहीं वहां पे। होगा, है सर, आप आइए। स्टूडियो स्टूडियो कैसा होता है? सर, आप स्टूडियो Zoom मीटिंग कर लेंगे। आसपास पूरा ब्लैक ब्लैक कुछ रहता है क्या उसमें? ब्लैक ब्लैक बिल्कुल नहीं? नहीं, नहीं तो फिर नहीं, वो स्टूडियो नहीं है। वो साउंड एब्जॉर्बर लगाया था क्या? हाँ डैम्पर। सर हाँ सर अपना स्टूडियो दिखाइए ना एक बार। कुछ है थोड़ी ना, कमरा ही तो है और क्या है। सर वही सर देखना दिखा है। दीजिए। कैसे दिखाएंगे इसको बताओ? रिकॉर्ड करके दिखाना पड़ेगा। सर कैमरा घुमा के। ब्लॉग बनाइए। कैमरा हाथ से उखाड़ लेंगे क्या? यस सर। अच्छा घूमता है ना, घूमता है सर, कैमरा। आप ब्लॉग बनाइए। मैं रिकॉर्ड करके दिखा दे रहा हूँ तुम्हें ऐसे। सर थोड़ा धीरे लीजिए। हेलो गाइस। हाँ कुछ बोल लो तुम यहाँ पे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, भीख मांग रहा है बेचारा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, लास्ट में देखेंगे, ठीक है। इतने यूट्यूब चैनल बन गए कि गाइस नाम से जो है नफरत हो गई है। मैं किसी को मतलब गाइस तुम्हें कभी बोलता ही नहीं, मुझे अजीब सा ऐसा लगता है यूट्यूब चैनल वाला कोई बोल रहा है। चलो बताओ भाई, सर वीडियो तो दिखाओ। सर मेन मुद्दा पढ़ाई थोड़ी ना है, असली मुद्दा क्या है? स्टूडियो का वीडियो बताओ, अभी दिखा देंगे। चलो पहले ये बताओ, ये सही है कि नहीं? ये सारे टर्म आते हैं, ये नोट कर लिया, जल्दी बताओ। अब बताओ एक एमयू क्या होता है? 1 एटॉमिक मास यूनिट। क्या नाम है? विजय दीनानाथ चौहान, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। ये क्या होता है? 1 AMU इज इक्वल्स टू 1.6, ये याद कर सकते हो, इंटू 10 की पावर -27 kg, सही है कि नहीं? जी हाँ सर। और बताओ 1 AMU को कितना कितना कर लेते हो? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मेगा होता है, मेगा समझते हो? मेगा क्या होता है? 10 to the power 6। सही है, ठीक है, इतना याद करना है। क्या होता है? 1/12 मास ऑफ C12 एटम, हाँ या ना? बोलो हिंद के सितारों। हाँ सर। सही है, सही है कि नहीं? चलो डिफिनेशन बताओ, आइसोटोप्स क्या होते हैं बताओ। टोपी पहना आता है, क्या है आइसोटोप? क्या है? न्यूक्लियाई हैविंग सेम नंबर ऑफ क्या? प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, हाँ या ना? हाँ सर। आइसोबार क्या होता है? व्हाट इज आइसोबार बताओ। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम नंबर ऑफ क्या? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, हाँ या ना? हाँ सर। आइसो नहीं, आइसोटोन्स, आइसोटोन क्या होते हैं? आइसोटोन होते हैं सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट नंबर एटॉमिक नंबर हो गया। आइसोबार क्या हो जाएगा बताना? जिसके सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियन होते हैं। क्या होते हैं? न्यूक्लियन, मतलब मास नंबर सेम होना चाहिए, सही है। तो ये टर्म आते हैं कि नहीं आते हैं? यस सर। ठीक है चलो, इसमें क्या सेम होता है जल्दी से बताओ, ये पता होगा। इसमें क्या होता है जब बताओ, आइसोटोप में क्या सेम होता है? प्रोटॉन। जेड सेम, जेड सेम होता है ना। यस सर। इसमें क्या सेम होता है? ए सेम। इसमें क्या सेम होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है ना, सही है। नोट करना चाहोगे क्या? हाँ सर। फटाफट आग लगा दो, आग लगा दो बहुत तेजी से। बहुत तेजी से आग लगा दो बिल्कुल। कितना टाइम लोगे नोट करने में? सर हाँ सर एक करंट का बात पूछूं? करंट बताओ। फ्लो। हाँ सर वो जो आप मतलब करंट फ्लो होता है ना, वो पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर आता है ना। हाँ तो सर अगर टर्मिनल उल्टा दिया हो तो मतलब
पॉजिटिव पहले फिर नेगेटिव दिया हो तो पॉजिटिव दिया फिर नेगेटिव मतलब मतलब सर टर्मिनल दिया है तो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो हो रहा है तो वो कैसे? पॉजिटिव से निकलता है और घूम के वापस नेगेटिव में घुस जाता है। हाँ सर ठीक है। समझ गए? हाँ चलो मैं मान ले रहा हूं कि ये कभी ना कभी तो नोट कर ही लोगे तो। लास्ट बचा है सर थोड़ा सा। अच्छा, अब बचा सेमीकंडक्टर और ऑप्टिक्स। ठीक है, ऑप्टिक्स धीरे धीरे चलता रहेगा। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन कैसा है कि हफ्ते में 3 दिन पढ़ाई और 3 दिन रिवीजन? हाँ बहुत अच्छा अच्छा है। है सर। कैसा है? सही है? हाँ यस सर। और ट्वेल्थ का भी रिवीजन का वो पार्ट वाइज कर देंगे। पार्ट वाइज ही तो कर रहे हैं और क्या। मतलब 11 का करके दिया ऐसे ऐसे चैप्टर हाँ 12 सर सिलेबस करके रिवीजन करते हैं। सर फिर आप रिवीजन कराएंगे तो मतलब थोड़ा ओवरव्यू देंगे क्या चैप्टर का? नहीं तो क्या करें, पहले पूरा ऑप्टिक्स कंप्लीट कर दें, ये कह रहे हो? हाँ सर अगर सर सिलेबस कंप्लीट हो जाए पूरा फिर ही करेंगे रिवीजन। कितने लोग इस पे सहमत हैं? तो ठीक है, ऑप्टिक्स ओपन कर देते हैं कि नहीं? हाँ यस सर सर। फिर आराम से रिवीजन करते रहो, है कि नहीं? फिर एक ऑप्शन भी मिल जाएगा कि अगर नहीं आना तो नहीं आएंगे, है क्या ना? नहीं सर आएंगे। Yes, चलो सर, सही है, सर आएंगे सर। जो तुम बोलो वही होगा, है ना? ठीक है। अच्छा, फिर एक और चीज अच्छी रहेगी, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ना, फ्रीक्वेंसी कम भी कर सकते हैं ना, है कि नहीं? हाँ बोलो 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 सर, बोलो। हम मतलब हम थ्योरी और क्वेश्चंस करके आए या सिर्फ थ्योरी पढ़ के आए या क्वेश्चंस करेंगे? नहीं यार, अपने अपने एंड से तो रिवाइज करके आना, प्रैक्टिस भी करके आना, ठीक है? हाँ और यहाँ पे प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है? तो दोनों प्रैक्टिस और थ्योरी दोनों करके आएंगे फिर या मैं तुम अपना सब कुछ करके आना, फिर मैं तुम्हें क्विक रिवीजन, थ्योरी का रिवीजन करा के फिर क्वेश्चन चालू, फिर क्विक रिवीजन क्वेश्चन चालू, ठीक है? नहीं हम प्रैक्टिस करके आए या सिर्फ थ्योरी पढ़ के आए? थ्योरी पढ़ के प्रैक्टिस भी करके आना, अपना खुद का भी देखो, खुद सोचो ना यार, एक चैप्टर का प्रैक्टिस सिर्फ क्लासरूम में नहीं हो सकता, है ना? क्लासरूम में तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सकता है, कंसेप्ट क्लैरिटी हो सकती है, लेकिन घर पे तुम्हें और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा ना, हाँ सर। ठीक है? हाँ। ठीक है, चलो। साइज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का साइज किस पे डिपेंड करता है? ठीक है, तो इसकी जो रेडियस होती है ना, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? मास नंबर का पावर 1/3। मतलब कि जो रेडियस होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये एफ कहां से आ गया यार बीच में, आर समझ गया ना, ए का पावर 1/3। जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो आर इज इक्वल टू आर नॉट, ए का पावर 1/3 आता है, 1/3, ठीक है? ये हमें याद करना है, ठीक है? आर नॉट एक कांस्टेंट होता है, वो हर एक के लिए यही होता है। आर नॉट क्या होता है? इसकी वैल्यू फिक्स होती है, फिक्स कांस्टेंट फॉर एनी टाइप ऑफ न्यूक्लियस। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। ए क्या है? ए बेटा क्या है? जल्दी बताना। ए क्या है? मास नंबर। क्या है? मास नंबर, ठीक है? अब बताओ मास कितना आएगा? मास, किसी चीज का मास कैसे निकालेंगे? मास नंबर इनटू में मास ऑफ न्यूक्लियन। जब तक कि बाइंडिंग एनर्जी नहीं पूछता तब तक कि तुम क्या मान सकते हो? मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या लगभग मान लेते हैं? सेम मान लेते हैं, ठीक है? क्लियर? जब तक कि बाइंडिंग एनर्जी या E इक्वल्स टू MC स्क्वायर वाले क्वेश्चन नहीं होते हैं तो इन दोनों का मास सेम मान लिया जाता है। यार देखो, पूरा तो नहीं, मेरे हिसाब से एटलीस्ट एक दिन तो रिवीजन रखो, है ना? एक दिन तो रिवीजन रखो। नहीं? यस सर, एक दिन चलेगा। एक दिन चलेगा? हाँ सर। हाँ सर, एक दिन रखिए। तो एक दिन रिवीजन रखो मेरे हिसाब से, वरना रिवीजन बहुत ज्यादा आगे मत खींचो, ठीक है? यस सर। मानते कि नहीं? हाँ सैटरडे सर। नहीं करेंगे, हाँ, सैटरडे नहीं करेंगे रिवीजन। सैटरडे नहीं करेंगे, सैटरडे पढ़ाई करेंगे, ठीक है? हाँ सर। वेडनेसडे। मंडे जब भी बताओ तब करा देंगे। तो ये बताओ अभी, मंडे कर ले क्या प्रैक्टिस? तो ये बताओ अपकमिंग जो है ये फ्राइडे और सैटरडे, इसमें ऑप्टिक्स ओपन कर दें
या रिवीजन कराएं? जल्दी बताओ। मैं ऑप्टिक्स ओपन कर दो। पक्का? सर मंडे हाँ, से हम उसके बाद करें क्योंकि अभी टेस्ट भी आ रही है ना। लेकिन एक चैप्टर में जरूर होल्ड करूंगा ताकि तुम आखिरी तक आते रहो, सेमीकंडक्टर। ठीक है सर। ठीक मैं है। उसे होल्ड जरूर करूंगा, इंटेंशनली होल्ड करूंगा मैं जानबूझकर। कराने को मैं तुम्हारा सिलेबस 20 फरवरी तक आराम से करा सकता हूँ, पूरा पूरा सेमीकंडक्टर सब कुछ, समझ रहे हो? सब कुछ हो जाएगा। लेकिन याद रखना कि एक चैप्टर भी अगर मैंने नहीं होल्ड किया तो तुम आना जरूर छोड़ दोगे, ठीक है? सेंटर पे प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। घर पे सोना स्टार्ट हो गए सब बर्बाद हो जाता है एक बार में। चलो सर कोई एक दिन रिवीजन फिक्स कर दीजिए, मतलब एक ही दिन। मंडे ट्यूसडे में से कोई एक। मंडे मेरे हिसाब से बेस्ट है क्योंकि संडे को पूरा रिवाइज करके आओगे, अगले दिन रिवीजन, सबसे बेस्ट वही लगता है मुझे। मंडे सर हाँ। कई बार संडे को टेस्ट रहता है। हाँ सर वही। तो जब संडे को टेस्ट होगा उस समय ट्यूसडे कर देंगे, हाँ सर ट्यूसडे को। ठीक है? ठीक है। हाँ। डेंसिटी क्या होती है जल्दी बताना, व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन में वॉल्यूम। किसकी डेंसिटी की बात कर रहा है? न्यूक्लियस की। तुम जान के हैरान हो जाओगे कि न्यूक्लियस की डेंसिटी होती क्या है। मास क्या हो जाएगा बताना? मास नंबर इनटू में मास ऑफ न्यूक्लियन। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। सही है कि नहीं? अरे बोलो हिंद के सितारों। मास ऑफ न्यूक्लियन क्या हो जाएगा? मास बताओ, न्यूक्लियन का मास कितना ले लेंगे? 1.67। उसके आगे के डिजिट नहीं लेते, इतना ले लेंगे, ठीक है? अब मुझे बताओ यहां पे क्या आ जाएगा? डेंसिटी जो आती है कितनी आ जाएगी? ए मास ऑफ न्यूक्लियन 1.67 इंटू 10 की पावर -27। ये 4/3, 4 और 3 ऊपर चला गया और ये पाई आ गया। अब बताना आर का वैल्यू क्या? आर का वैल्यू बताओ, आर का वैल्यू R0 ए का पावर 1/3 का क्यूब। इनमें से क्या कट गया? क्या कटता हो दिख रहा है बताओ? ए कट गया, हाँ या ना? सही है? ए कट गया कि नहीं? नहीं समझ पाए? यस सर। ए तो कट गया ना, देखो हाँ यस सर। सर। कैसे कटा, कहां कटा, किसने काटा इसे? आपने। मैंने जीवन में कभी किसी का नहीं काटा। झूठे हो तुम लोग, बताओ। 1.67 इंटू 10 की पावर -27 बताओ। 4 पाए R0 का पावर 3 और ए काट दो। रेस्ट वैल्यू ये यहां पे दी हुई है, यूज दिस वन, है ना? यहां पे फिक्स आता है 3 इंटू 10 की पावर 17 kg। सोच सकते हो कितनी खतरनाक डेंसिटी है ये। पानी की डेंसिटी कितनी होती है? 1000 kg, 1000 kg पर मीटर क्यूब, यही होती है ना? हाँ सर। मतलब 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। न्यूक्लियस की डेंसिटी देखो, समझ रहे हो? नथिंग कैन बी डेंसर देन न्यूक्लियस इन द यूनिवर्स एक्सेप्ट ब्लैक होल सिंगुलरिटी। ब्लैक होल को छोड़ दें तो न्यूक्लियस से डेंस कुछ भी नहीं होता है। न्यूक्लियस से डेंस कुछ भी नहीं होता है, समझे? क्लियर है कि नहीं? हाँ सर। न्यूक्लियस से डेंस कुछ भी नहीं होता है, ठीक है? न्यूक्लियस is most dense thing in universe other than ब्लैक होल का सेंटर पॉइंट। वो भी ब्लैक होल का सेंटर पॉइंट। ब्लैक होल का सेंटर पे तो इंफिनिटी तक चले जाती है, ठीक है? न्यूक्लियस इज द मोस्ट डेंस थिंग इन यूनिवर्स अदर देन ब्लैक होल। लेकिन ब्लैक होल के बारे में बता पाना कि हम ब्लैक हो सकता है खुद ही ब्लैक होल के अंदर हो, ऑलरेडी श्रिंक हो, कंपेयर किससे करोगे? कंपेयर कर ही नहीं सकते ना, है ना? तो ये सब बातें बता पाना इतना आसान नहीं है कि ब्लैक होल क्या है, ठीक है? पढ़ा तो ये भी है कि सन है और बढ़िया आराम से उसके आसपास सैटेलाइट घूमती हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। सैटेलाइट नहीं मतलब प्लैनेट घूमते हैं। एक्चुअल में पापा जी के साथ सारे प्लैनेट ऐसे चल रहे हैं, उसके आसपास चल रहे हैं और सब एक साथ आगे कहीं जा रहे हैं, है ना? अगर प्लैनेटरी सिस्टम सही से जानना चाहोगे तो देखना चाहते हो एक्चुअल में प्लैनेट कैसे घूमते हैं? हाँ हाँ सर। सर। हाँ पढ़ाई के हाँ। अलावा सब कुछ करना। अच्छा, पहले इतना छापो। सर आप
यहाँ पे डेंस हो सर गया सर मोस्ट के मतलब बाद टेंस नहीं लिखे हैं। हम्म मोस्ट थिंग मोस्ट थिंग इन यूनिवर्स, न्यूक्लियस इज मोस्ट, अरे डेंस कहाँ चला गया यार, डेंस मुंह में ही रह गया, बताओ मोस्ट डेंस थिंग है ना, सर आर नॉट की वैल्यू याद रखनी है। वो याद रखनी है भैया, उतना याद रखना है, वो पक्का याद रखना है, वो पेपर में नहीं दिया रहता। सर हो गया। हो गया, हाँ सर। हो गया सर। हो गया। हाँ सर। चलो दिखाते हैं तुम्हें। सर मार्क्स के बाद तो आप नहीं रहेंगे तो आपको डाउट कैसे पूछेंगे? मेल आईडी काय के लिए भेजी थी मैंने? सर आप रिप्लाई देंगे तब, हाँ रिप्लाई करेंगे। अरे तुम टेंशन मत लो, सिलेबस होते ही जो है मैं तुमको अपना नंबर दे दूंगा, ठीक है? ओके सर नंबर दे। व्हाट्सएप नहीं है मेरे पास, मेरा मोबाइल घर पे है। कबूतर उड़ा के भेजो, और क्या बताएं, इससे ज्यादा क्या देंगे? ओके मैं बंदोबस्त कर लूंगा, आप नंबर दे देना। मोबाइल नहीं है ही नहीं कोई मोबाइल, नहीं मैं सिर्फ आईपैड रखता हूँ, मोबाइल नहीं है। तो व्हाट्सएप कॉल कर लो, है ना? व्हाट्सएप डाउनलोड करने में 3000 लेता है। 3000 लेता है? हाँ 3000 लेता है? हाँ सर। 3000 रुपया? हाँ एक ईयर का, एक साल का। पायरेटेड नाम सुने हो, पायरेसी? हाँ सर। कुछ ऐप डालो, ब्लू स्टैक, कोई ब्लू स्टैक टाइप का सॉफ्टवेयर डाल लो। ये कहाँ से आ गया यार, ये कहाँ क्या सर्च करो कुछ भी आ जाता है। हाँ ये देखो, सोलर सिस्टम एक्चुअल में कैसा है और रियलिटी में कैसा है। रियलिटी में इस तरीके से होता है कि सन चल रहा है उसके आसपास, है ना, सन चल रहा है उसके आसपास, प्लैनेट उसके साथ जा रहे हैं, हेलिकल पाथ में जाते हैं, है ना? कैसे? हेलिकल पाथ में, समझे कि नहीं? हाँ सर। तो इस तरीके से हम तो से ऐसा मान लेते हैं कि इस तरीके से हो रहा है ना? खैर चलो, ये जो है ब्लैक होल की तरफ जा रहा है क्या? पता नहीं, कहीं जा रहे, घूमने उमने जा रहे थे, बीच में हम लोगों ने पढ़ना चालू कर दिया उन्हें। आ जाओ। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ जर्मेनियम, क्या इसे करके आओगे कि नहीं करके आओगे? ये तो अभी कर सकते हो, करेंगे सर। ये तो ऐसे ही कर दोगे ना। क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? R इज इक्वल टू आर नॉट ए का पावर 1/3, कर लेंगे कि नहीं? हाँ सर। 1.1 इंटू बताओ कितना था, 10 की पावर बताओ पीछे क्या था? -15 मीटर। ये कितना था? 10 की पावर -15, 10 की पावर -15, और कितना ये बताओ? 70। कर लोगे ऐसा? हाँ सर। हो जाएगा कि नहीं? हाँ। ठीक है। फिर पूछा जाएगा कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इंटरेक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रिक रिपल्शन बिटवीन 2 न्यूक्लियाई ऑफ कार्बन 12। ये बताओ कार्बन 12 के न्यूक्लियाई में कितने प्रोटॉन होते हैं और कितने न्यूट्रॉन होते हैं? जल्दी बताओ, कितने प्रोटॉन होते हैं? 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। अगर ये इस तरीके से आ जाए, है कोई माइकल लाल जो इनके बीच में क्या निकाल दे? रेडियस निकाल दे, और फिर बाद में पोटेंशियल। रेडियस क्या आएगी? सही है। हाँ सर। पोटेंशियल जी क्या आएगी? के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, नहीं आर आएगा। हाँ सर। के कितना? 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 कितना?
6e इंटू में 6e, सही है कि नहीं? हाँ सर। और r का वैल्यू हाँ 2r। हाँ 2r आएगा, 2r, ठीक है, सही है कि नहीं? हाँ सर। ऐसे सॉल्व कर लोगे इसे, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कनेक्ट करना आना चाहिए, किससे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। मुझे पूरा भरोसा है कर लोगे कि नहीं? चलो अब आ जाओ मास डिफेक्ट। क्या आता है? मास डिफेक्ट। हर चीज में क्या, पहले तो ये हटा दो, डिके तो है ही नहीं हमारे सिलेबस में, तो डिके की तो बात ही मत करना। फिजन पे आ जाएंगे सीधे, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी पढ़ेंगे बस। तुम बोलोगे तो मैं पढ़ा दूंगा एक्स्ट्रा में, लेकिन उसका कोई काम नहीं है, ठीक है? हाँ ये आ जाओ, मास डिफेक्ट। व्हाट इज मास डिफेक्ट? मास डिफेक्ट क्या होता है बताओ? मास डिफेक्ट क्या होता है? एनी आइडिया बताओ, कोई आइडिया है? बोलो। अच्छा मुझे एक चीज पूछनी थी तुमसे। एक कुकर है, बढ़िया फ्लेम पे चढ़ा हुआ है, ठीक है? एक कुकर फ्लेम पे चढ़ा हुआ है। अब अगर उस कुकर से सीटी ना निकले तो वो स्टेबल हुआ कि अनस्टेबल? दग सकता है कभी भी, बताओ। स्टेबल। लेकिन अगर उससे सीटी मार के एनर्जी रिलीज कर दी, स्टीम रिलीज कर दी, अब वो स्टेबल हुआ कि अनस्टेबल? स्टेबल। मानते हो? इन द सेम वे न्यूक्लियस वर्क, न्यूक्लियस ऐसे ही काम करता है। जब भी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन, एटम में असली चीज न्यूक्लियस ही होती है और कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रॉन तो उसके आसपास घूम रहे हैं, बट कोर एनर्जी सप्लायर इज न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस को लगातार एनर्जी कहां से मिल रही है? उस पार्टिकल का नाम होता है गॉड पार्टिकल। सोचो, पार्टिकल का नाम ही गॉड पार्टिकल है, और इंसान कहता है कि गॉड नहीं होता है ना, ऊपर वाला नहीं है, और पार्टिकल का नाम गॉड पार्टिकल रहता है, क्योंकि एनर्जी का सोर्स कहीं ना कहीं से आ रहा है उसमें। तो न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस वही एनर्जी सप्लायर है, वही सब कुछ है, ठीक है? तो मास डिफेक्ट क्या होता है? न्यूक्लियस जब फॉर्म होता है तो कुछ मास को वो एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। किसमें? एनर्जी में। शायद सुना हो, बहुत ही शानदार चीज दी थी, E=mc²। किसने दिया था बताओ? आइंस्टीन ने दिया था, हाँ है ना? जब E=mc² दिया तो काफी मजाक उड़ाया गया उनका, कि हंस रहे थे लोग, क्या हमको एनर्जी में कन्वर्ट करके दिखाओ, ठीक है? तो इस तरीके से उनको ह्यूमिलिएट कर रहे थे। बाद में जब एटॉमिक बॉम्ब बना तो पता चला जो इन्होंने दिया था यही तो लगा था उसमें, ठीक है? और आइंस्टीन को बहुत पछतावा था जब हिरोशिमा नागासाकी पे बॉम्ब गिराया गया था। वो जो टीम थी जिसने बॉम्ब बनाया था वो भी डिप्रेशन में चले गए थे, और आइंस्टीन भी काफी ज्यादा दुखी थे, बहुत ज्यादा, कि मेरी थ्योरी का गलत इस्तेमाल, मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हुआ है, ठीक है? एक्चुअल में जब एटॉमिक बॉम्ब बनाया गया था कि उस टीम को बोला ही नहीं गया था कि हम एटॉमिक बॉम्ब गिराएंगे, उनको बस बोला कि हम बनाएंगे, दगाएंगे नहीं। क्योंकि अगर तुम्हें ये पता चल जाए, खुद सोचो, मतलब थोड़ा बहुत तो इंसानियत सबके अंदर होती है भाई। अगर कार से तुम्हारा गलती से मेढक मर जाए, कोई मर जाए, तो दुख होता है कि अरे यार मेरे से गलती से ये हो गया है ना। और तुम्हारे बनाई हुई चीज से 2-4 लाख लोग जो हैं वो मर जाएं वहीं पे, ऑन स्पॉट वेपराइज हो जाए, तो तुम्हें कैसा फील होगा, है ना? तो बताते हैं वो साइंटिस्ट जो है काफी ज्यादा दुखी थे। ओपेनहाइमर तो डिप्रेशन में चले गए थे एटॉमिक बॉम्ब बनाने के बाद, लेकिन E=mc² ही था जिसने एटॉमिक बॉम्ब, है ना, फिजन बॉम्ब जो था उसकी नींव रखी थी, है ना, यहीं से, ठीक है? तो E=mc² क्या होता है? आइंस्टीन ने कहा था कि जब मास पूरी तरीके से एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो वो इतनी एनर्जी में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने कंजर्वेटिव लॉस पढ़ाए थे, याद है? कंजर्वेटिव लॉ में एक लॉ था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दूसरा लॉ क्या था? मास नाम का कोई था ही नहीं, है ना? इतना पढ़ा दिया फिर भी मास जो है कहीं ना कहीं से ले ही आते हो। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एनर्जी ही सब कुछ होती है। जब एनर्जी मास में कन्वर्ट हो गई तो तुम्हें चीजें दिखने लग गई, फिर वापस मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है ना, तो ये हो सकता है, ठीक है? तो मास डिफेक्ट क्या होता है? मास डिफेक्ट इज द स्मॉल डिफेक्ट और मास converted into
into energy released during nucleus formation. कभी पीरियोडिक टेबल देखा है? कभी पीरियोडिक टेबल देखा है? पीरियोडिक टेबल में ऑब्जर्व जो मास होता है, ठीक है, वो क्या होता है? एग्जैक्टली 2 टाइम्स आता है, ये थोड़ा सा कम आता है. एटॉमिक नंबर का मास नंबर कुछ जानते हो? एटॉमिक नंबर का डबल लगभग. 2 टाइप से कम अच्छा ये बताओ, एटॉमिक नंबर मास नंबर में कुछ रिलेशन पता है पीरियोडिक टेबल में? हाँ सर, पता है? हाँ सर. ठीक है. अब होता क्या है, मास डिफेक्ट होता क्या है? मास डिफेक्ट इज डेल्टा एम. क्या होता है? न्यूक्लियस का कौन सा कैलकुलेटेड मास, जो फॉर्मूले से कैलकुलेट, माइनस ऑब्जर्व्ड मास. इनमें जो डिफरेंस आता है, जैसे मान लेते हैं मेरे हिसाब से न्यूक्लियस होना चाहिए था 1 ग्राम का. कितने का? 1 ग्राम का. मेरी कैलकुलेशन ये कहती है कि इसमें इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, इतने नंबर ऑफ क्या है? न्यूट्रॉन है. तो मैंने न्यूक्लियस का मास निकाल लिया. सही है. होना कितना चाहिए? 1 ग्राम. निकला कितना? 0.998. कितना? 0.998. बताओ कितने का डिफरेंस आया? 1 ग्राम का होना चाहिए, लेकिन रियलिटी में कितना निकला? 0.002. तो ये 0.002 क्या हुआ बताओ? 0.002 उसने एनर्जी में कन्वर्ट करके क्या कर दिया? हवा में रिलीज कर दिया. समझ गए? उसी एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी. समझ गए? क्लियर है कि नहीं? इज द स्मॉल डिफेक्ट और मास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग न्यूक्लियस फॉर्मेशन. ठीक है. क्या होता है? मास ऑफ न्यूक्लियस एक्सपेक्टेड कितना होगा? Z इंटू में मास ऑफ प्रोटॉन इंटू में A माइनस Z, ये क्या हो जाएगा? मास ऑफ न्यूट्रॉन. अब बताना, ऑब्जर्व एटम के मास से इलेक्ट्रॉन का मास हटा दो तो ऑब्जर्व मिल जाएगा. मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? अरे एटम में से एटॉमिक मास जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है. जानते हो? एटॉमिक मास में से इलेक्ट्रॉन को तो बाहर कर दो, सिर्फ न्यूक्लियस की बात होती है मास डिफेक्ट में. ठीक है. तो जो भी अंतर आता है उसी को क्या बोलते हैं? मास डिफेक्ट. इसको क्या बोलते हैं जल्दी बताना? मास डिफेक्ट. सही है कि नहीं? अब बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? जैसे मान लेते हैं कुकर ने 2 ग्राम स्टीम ली, 2 ग्राम स्टीम उड़ा दी. तो बताओ, अब ये बताना, अगर कुकर में तुमने 1 लीटर पानी चढ़ाया और कुकिंग करी, 15-20 मिनट वो उसने 2-4 सीटी मार दी, क्या उसमें 1 लीटर पानी वापस मिलेगा तुम्हें कि कम मिलेगा? कम मिलेगा ना. इन द सेम वे न्यूक्लियस वर्क. न्यूक्लियस क्या करता है? जो भी एक्चुअल होना चाहिए मास, उससे कुछ मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट करके उड़ा देता है. अब उधारी आ जाती है. क्या आ जाती है? उधारी. अब न्यूक्लियस स्टेबल हो जाता है. क्यों? क्योंकि उसकी टोटल एनर्जी कम हो जाती है. अब बताओ, चीजों की स्टेबिलिटी टोटल एनर्जी के बढ़ने पे होती है कि घटने पे? बताओ. ठीक है. तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है? बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग nucleus formation in form of mass defect. ठीक है. तो क्या आ जाएगा? बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा M C². समझ में आया कि नहीं आया? बोलो भाई. यही क्या बन जाएगी बताना? बाइंडिंग एनर्जी. क्या बन जाएगी? डेल्टा M किस में होना चाहिए? kg में. और C तो पता ही है. C क्या होता है? 3 × 10⁻. C पता है ना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ठीक है. ये क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट. सही है कि नहीं? अरे हाँ या ना? अभी बताना, अब न्यूक्लियस की एनर्जी पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी अगर वो एनर्जी रिलीज कर देगा तो?
मेरे पास अगर 0 एनर्जी थी और मैंने 400 जूल एनर्जी रिलीज कर दी, अब मेरे पास एनर्जी कितनी हुई? नेगेटिव। जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा उतना वो स्टेबलाइज हो जाएगा। क्लियर? बोलो इनके सितारों। यस सर। तो एनर्जी नेगेटिव कैसे होगी? जब रिलीज कर दोगे, मेरे खाते से अगर तुमने पैसे निकाल लिए तो खाते में चीजें नेगेटिव हो जाएंगी ना, है कि नहीं? नेगेटिव में जाएंगी, नेगेटिव नहीं होगी। मेरे पास अभी 0 है, मेरे खाते में 0 रुपए हैं और मैंने 100 रुपए लोन लेके निकाल दिया, मेरे खाते में कितने पैसे? -100। क्या बैंक मेरा खाता बंद करेगा? हाँ। कर देगा? पागल है क्या? बैंक कहेगा ये चुकाओ पहले तब बंद करेंगे। समझे? समझे? इसी तरीके से बाइंडिंग एनर्जी वर्क्स कि अगर न्यूक्लियस की एनर्जी नेगेटिव में चली गई, अब न्यूक्लियस टूट ही नहीं सकता, उसको तोड़ने के लिए तुम्हें उतनी एनर्जी भरनी पड़ेगी उससे। समझ में आया? यस सर। क्लियर है कि नहीं? हाँ। वो बैंक के बारे में मुझे पता नहीं था। अरे सब पता चलेगा, बड़े हो गए। बैंक के बारे में सब समझ जाओगे तुम। बैंक का तो सबसे बढ़िया, बैंक जो है सबसे बड़ा। एनर्जी कभी फॉर्म और डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, तो फिर न्यूक्लियस कैसे बन रहा है? क्या? एनर्जी कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड। नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड के आगे एक शब्द होता है, इट ओनली कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। मास भी उसका एक फॉर्म होता है एनर्जी का। समझे? क्लियर? सर हाँ। सर वो मास ऑब्जर्व में मास ऑफ एटम माइनस z इनटू मास ऑफ क्या लिखे सर? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस का मास लेते हैं ना सिर्फ, हाँ सर। ओनली न्यूक्लियस मास है ना। हाँ। न्यूक्लियस मास, ये भी क्या है? वो दोनों फॉर्मूले नहीं समझा। कौन से? वो एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व वाले। एक्सपेक्टेड मास में, अब बताओ न्यूक्लियस के मास में क्या होगा? मास ऑफ प्रोटॉन हाँ प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। यस सर। न्यूट्रॉन के नंबर कैसे मिलेंगे? a माइनस जेड न्यूट्रॉन का नंबर देता है कि नहीं देता है? हाँ देता है। तो यहां से न्यूक्लियस का मास कैलकुलेटेड वाला आ गया कि नहीं आ गया? हाँ यस सर। अब ऑब्जर्व न्यूक्लियस का मास क्या आएगा? एटम का मास, उसमें से इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो। मतलब जो न्यूक्लियस है वो फॉर्मेशन के वक्त जो एनर्जी रिलीज करता है वो इलेक्ट्रॉन बन जाती है। इलेक्ट्रॉन बन जाती है? नहीं 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 नहीं, नहीं। पागल है क्या? फॉर्मूले से तो यही ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ। नहीं बेटा, वो ऐसा नहीं है, ऐसा तुम्हें दिख रहा है, ये सब अलग अलग है। एक्चुअल में न्यूक्लियस का मास देखो, एक्सपेक्टेड वाले को तो तुमने कैलकुलेट कर लिया, क्लियर है कि नहीं? हाँ यस सर। और ऑब्जर्व जो एक्चुअल में होता है न्यूक्लियस का मास, देखो एटम का मास में, एटम में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दोनों होते कि नहीं होते? हाँ हमें सिर्फ न्यूक्लियस का मास चाहिए, कैसे नहीं मिलेगा? एटम के मास से इलेक्ट्रॉन को उड़ा दे, है ना? यस सर। तो वो कैलकुलेशन है वो, ठीक है? हाँ यस सर। उससे इलेक्ट्रॉन बनते हैं, वो सब नहीं बात है ना? हाँ स्टेबिलिटी कैसे डिफाइंड होती है? स्टेबिलिटी इज डिफाइंड एज बाइंडिंग एनर्जी पर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन। हर न्यूक्लियॉन के ऊपर कितनी बाइंडिंग एनर्जी खर्च करी गई है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, ये स्टेबिलिटी बताती है। ठीक है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। सर एक बार मास डिफेक्ट समझा दीजिए। मास डिफेक्ट का मतलब बेटा होता है इज द स्मॉल डिफेक्ट और मास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग न्यूक्लियस फॉर्मेशन। न्यूक्लियस बना, हमको लगा कि इतना मास होगा, हुआ इसका मास कुछ अलग, तो जो मास गायब हो गया, जैसे मान लेते हैं हमारा मानना था कि बनना कितना चाहिए था? 1 ग्राम का, बना कितना? 0.998 का, है ना? रियल। और ये क्या है? ये कैलकुलेटेड है। क्या है? कैलकुलेटेड। तो डिफेक्ट कितना आया बताना? डिफेक्ट कितना आया? 0.002 ग्राम का आया कि नहीं आया? बनना इतना चाहिए था, बना इतना, तो वो मास कहां गया? वो बनते समय उतने मास को एनर्जी के फॉर्म में उड़ा देता है। ठीक है? सर
उड़ गए तो फिर वो बाइंडिंग एनर्जी में कैसे आया? तो उड़ गया ना, उतनी एनर्जी उसे रिलीज कर दी हाँ भाई, उतनी एनर्जी मैंने रिलीज कर दी। मैं हूं, मैं आया, मैंने अपने अकाउंट से पैसे फेंक दिए, अब मैं जो है निगेटिव में आ गया, है कि नहीं? अब मेरा अकाउंट बंद नहीं होगा, है कि नहीं? अब न्यूक्लियॉन्स जो है न्यूक्लियस को छोड़ के नहीं जा सकते। हाँ समझ गए? यस सर। हम्म, सर हाँ। कभी भी जो कंप्लीट मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो सकता क्या? नहीं, पूरा थोड़ी ना होता है बेटा पूरा नहीं होता है, ठीक है? सर न्यू एटम का फॉर्मेशन कैसे होता है? क्या? एटम का फॉर्मेशन? एटम का फॉर्मेशन देखो न्यूक्लियर रिएक्शन में होता है, जीरो से नहीं होता है। एक एटम से दूसरा एटम, एक न्यूक्लियस से दूसरा न्यूक्लियस बनता है। जब फिजन दिखाएंगे ना, जब फिजन दिखाएंगे यहां पे, तब समझ में आएगा। यूरेनियम 235 से यूरेनियम 236 बना, फिर इस तरीके से ये बना। तो देखो एक से दूसरे टाइप का बन गया कि नहीं बन गया? देखो ये रियल रिएक्शन है। यूरेनियम 235 में न्यूट्रॉन ने हिट किया, इसमें फंस गया, फिर दगा ये, फिर क्या बना बताओ? बैरियम, और ये क्रिप्टॉन। तो नया न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। है ना? इसकी बात होती है कि जब इससे ये बनता है तो उसके बीच में मास इफेक्ट निकल के जाता है, ठीक है? सर वो जो आप बताना चाह रहे हैं वो छोड़ के नहीं जाएगा, निगेटिव में चल जाएगी, वो समझ नहीं आ रहा है। अरे ये बताओ, 4-5 लोग इकट्ठा हुए, है ना? हाँ एक कमरे में इकट्ठा है, अभी उनकी खाता निगेटिव नहीं है, वो कभी भी जा सकते हैं ना छोड़ के कमरे को। हाँ अब क्या किया, सबसे पकड़ पकड़ के जो है हजार या 1-1 लाख रुपए ले लिए तुमने। हाँ अब उनके ऊपर चैलेंज ये है, उनके ऊपर ये मतलब ऑब्लिगेशन आ गया कि जब तक आप अपनी उधारी नहीं चुकाते, ठीक है, तब तक इस कमरे के बाहर नहीं जा सकते। अब बताओ कमरा अब स्टेबल है कि पहले स्टेबल था? ठीक है, सुनो, फिर से सुनो। खाता वाला भी नहीं समझ में आया तुम्हें? पैसों की बात समझ नहीं आ रही है। पैसे की बात समझ नहीं आ रही है? नहीं अच्छा, मेरे अकाउंट में 0 रुपए हैं, मैं किसी भी समय खाते को बंद कर सकता हूं, ये बैंक का नियम होता है। यदि आपके अकाउंट में पैसे पॉजिटिव हैं, खाता बंद करोगे, अगर 200 रुपए पड़े हैं तो 200 रुपए तुम्हें बैंक वापस कर देगी, खाता बंद। 0 रुपए में खाता बंद, कुछ नहीं मिलेगा। अगर निगेटिव है तो तुम खाता तब तक नहीं बंद कर सकते जब तक कि उतना पैसा जमा नहीं करते, ठीक है? तो ये क्या करता है, एक जब न्यूक्लियस फॉर्मेशन होता है नया, तो एक्चुअल मास से नया मास कुछ कम होता है, ठीक है? तो कुछ मास को वो डेल्टा एम मास डिफेक्ट, कुछ मास को काट के किस में कन्वर्ट कर देता है? एनर्जी में, और एनर्जी रिलीज कर देता है, सही है? जितनी एनर्जी रिलीज होती है उतनी ही न्यूक्लियस की एनर्जी कम हो जाती है, ठीक है? उसी को बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं, ठीक है? अब आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, इसे नोट कर लो। कर लिया? लेक्चर खींचेगा, पहले बता रहे हैं, आज कंप्लीट करना है इसे, लेक्चर खींचेगा। रोना गाना नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। 2 ही लेक्चर पढ़े हुए आज, ठीक है? चलेगा सर। ठीक है, रोना गाना चलेगा कि लेक्चर चलेगा? लेक्चर चलेगा। मुझे बताओ इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, यही बताओ। विच वन इज द मोस्ट स्टेबल? 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस डिवाइड करना है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। सर हो गया। हो गया? हाँ चलो बताओ, पहले वाले का बताना, स्टेबिलिटी क्या है बताना। आवाज आ रही है? हाँ सर। बाइंडिंग एनर्जी अपॉन में ए, ठीक है? बताना इसका कितना है? 100/10। 10। इसका कितना है?
60/5, इसका कितना है 66/6, 66 इसका कितना आता है 10 12 11। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, सबसे ज्यादा कौन है, स्टेबिलिटी किस ऑर्डर में आएगी, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा कौन है, क्यू है, उसके बाद क्या है आर है, उसके बाद क्या है पी है। क्या ऐसे क्वेश्चन कर लोगे, हाँ सर। हाँ या ना, हाँ चलो फिर ये सब करके आना खुद, ठीक है। न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी 100 थी, उसने 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और उड़ा दी, मतलब पहले से खाता इतना नेगेटिव था, 10 और नेगेटिव हो गया, तो अब नई बाइंडिंग एनर्जी क्या आएगी, कोई बता सकता है कितना, 110। बस ऐसा क्वेश्चन आएंगे, हो जाएंगे कि नहीं। अब सर हाँ जो हमने न्यूक्लियर स्टेबिलिटी का क्वेश्चन किया उसमें सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि रिलेशन से भी फाइंड कर सकते हैं ना। किससे रिलेशन से, मतलब हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि मतलब न्यूक्लियर स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाइंडिंग एनर्जी। नहीं फिर वही तो गलत है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लेना जरूरी है, समझ गए। नहीं समझा। सबसे ज्यादा अच्छा तुम कह रहे हो न्यूक्लियस स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाइंडिंग एनर्जी, सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी किसकी है, पी की, लेकिन सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा आया, क्यू तो डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए लिखा है ना ऊपर, क्या, डिक्रीजिंग ऑर्डर। नहीं डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं, मैंने स्टेबिलिटी बताई है बस, वो नहीं, वो ऑर्डर नहीं देखना है, ठीक है, मैंने तो इस ऑर्डर में लिखा है ना, हाँ ठीक है, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ही तो हुआ, और क्या। हाँ तो मतलब सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है ना, डायरेक्ट बाइंडिंग एनर्जी से भी हम लिख सकते हैं ना। जो तुम बोल रहे हो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का होना जरूरी होता है बेटा, पर न्यूक्लियन का। हाँ तुम अपना आंसर बताओ, तुम्हारे हिसाब से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है वो बताओ। पी हाँ पी गलत है, कैसे। ठीक है, मोर स्टेबल है, क्यू इज मोर स्टेबल देन आर देन पी, पी सबसे कम स्टेबल है। बाइंडिंग एनर्जी डिसाइड नहीं करता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन करता है, समझे, हाँ सर। ठीक है कि नहीं। लिख दे रहे हैं यार, क्यू मोर स्टेबल, मोर, ये समझ नहीं पाते हो क्या स्टेबिलिटी, मोर स्टेबल देन आर एंड आर मोर स्टेबल देन पी, सही है कि नहीं। चलो इसे घर से करके आना। फिर वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विद मास नंबर, किसी भी प्लेनेट पे चले जाओगे लोहा जरूर मिलेगा, किसी भी प्लेनेट पे चले जाओगे आयरन कंटेंट जरूर मिलेगा, ठीक है, क्यों, स्टार छोड़ के प्लेनेट की बात कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसकी आती है, किसकी, आयरन की आती है, क्या आती है, आयरन की। इसका मैं तुम्हें एक ग्राफ दिखाना चाहता हूं, रियल ग्राफ, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ग्राफ। टाइम हो रहा है क्या, तुम लोग टाइम देखने लग गए हो क्या, ऐसा है क्या, क्यों टाइमर देख रहे हो क्या, नो सर। टाइमर गलती से भी मत देख लेना, पहले बता दे रहा है, ठीक है। ये बीच बीच में स्पाइक्स दिख जाएंगे तुम्हें, पता नहीं सही है कि नहीं, नहीं यार ये अच्छा नहीं है, यही अच्छा है। सर एनसीईआरटी में भी है ऐसा डायग्राम। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसी को ले लेते हैं। देख लो ये दिख रहा है, ध्यान से देखो इस ग्राफ को, बताओ इसमें तुम्हें कुछ स्पाइक्स से दिख रहे हैं, देखो ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, हीलियम आ गया, हीलियम है ना, इस तरीके से कुछ स्पाइक्स दिख रहे हैं कि नहीं। तो जो नोबल गैसेस होती हैं वो तुम्हें इस स्पाइक में दिख जाएंगी, जो नोबल गैसेस होती हैं, ठीक है। नोबल गैस का नाम नोबल क्यों है, उनको नोबल प्राइज मिला था, क्यों नोबल है वो बताओ। रिएक्टिव नहीं है, इसके इनर्ट होती हैं, क्या होता है, इनर्ट होते हैं। तो इस तरीके से बीच बीच में तुम्हें स्पाइक्स मिल जाएंगे, हीलियम का मिल जाएगा, कार्बन का मिल जाएगा, इस तरीके से मिलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी तुम्हें किसकी मिलेगी, पर न्यूक्लियन,
आयरन की, क्या? आयरन की। आयरन के जो इस साइड वाले होते हैं, जितने भी एलिमेंट इसके इस साइड आते हैं, ये छोटे होते हैं, क्या होते हैं? इनको स्मॉल न्यूक्लियाई बोलते हैं। इधर वाले क्या करते हैं? इधर वाले छोटे वाले फ्यूजन करते हैं। क्या करते हैं? फ्यूजन, फ्यूजन रिएक्शन में काम आते हैं। और जो बड़े वाले होते हैं, बड़े वाले इधर वाले, ये क्या करते हैं? फिजन रिएक्शन। क्या करते हैं? फिजन रिएक्शन। क्या होता है फ्यूजन और फिजन, वो बताएंगे आगे, ठीक है। फ्यूजन होता है छोटे छोटे मिलके क्या बना देते हैं? बड़ा। जो सन पे रिएक्शन चलती है, छोटों में ज्यादा ताकत होती है। लग रहा होगा कि बड़े वाले ताकतवर हैं, तो फ्यूजन ज्यादा खतरनाक होता है। और फिजन में क्या होता है? एक बड़ा वाला छोटे में टूट जाता है कि नहीं? तो इसको फिजन बोलते हैं, ठीक है। बोलो, क्या इस ग्राफ को घर से बना लोगे? यस सर। ठीक है। हाँ, एनी डाउट? नो सर। ठीक है। अब न्यूक्लियर स्टेबिलिटी देख लेना, ठीक है। ये तुम्हें नहीं पढ़ना है, मतलब ये ऐसे बस ग्राफ है, ऐसे ही बस देख लेना हल्का फुल्का, ठीक है। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी यहां से आती है, क्योंकि तुम्हारे में वो नहीं है, डीके वगैरह अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है। फॉर लाइट स्टेबल न्यूक्लियाई द न्यूट्रॉन नंबर इज इक्वल टू द प्रोटॉन नंबर, दैट इज द रेशियो n/z, है ना। तो रेशियो ऑफ n/z इंक्रीजेस फॉर हैवियर न्यूक्लियाई एंड बिकम अबाउट 1.6 फॉर द हैवीएस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई। ये बस लाइन है, कभी काम आ सकता है। ये वाला ग्राफ अपने काम का नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें बीटा डीके का है, तो इस ग्राफ को नोट मत करना, है ना। बस नीचे के कुछ पॉइंट पढ़ लेना। बताओ, नीचे के पॉइंट पढ़ने में आ रहे कि नहीं आ रहे हैं? नीचे के पॉइंट पढ़ने में आ रहे हैं? है सर। न्यूक्लियस में क्या फोर्स लगता है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। फोर्स का फॉर्मूला हमारे सिलेबस में नहीं है, बस ये थ्योरी जल्दी से पढ़ के बताओ। न्यूक्लियर फोर्स क्या है बताओ? न्यूक्लियर फोर्स आर बेसिकली अट्रैक्टिव एंड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द न्यूक्लियॉन्स बाउंड इन अ न्यूक्लियस इन स्पाइट ऑफ रिपल्शन बिटवीन प्रोटॉन। हाँ या ना? हाँ सर। न्यूक्लियस से स्ट्रॉन्ग कोई फोर्स नहीं होता। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स जो होता है वो क्या होता है? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वही है कि नहीं? जीवन की सच्चाई वही है कि नहीं? बताओ। It is the strongest force within nuclear dimension. It is short range force. It acts only between neutron, proton and proton के combination. It does not depend on the nature of nucleon. कोई भेदभाव नहीं करता. An important property of nuclear force is that it is not central force. K3/r² की तरह ये central force नहीं होता, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं इसका कोई सेंटर होता है। ये प्रोटॉन के बीच में भी लग सकता है, न्यूट्रॉन के बीच में भी लग सकता है, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में भी लग सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो बताओ, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स यूनिवर्स में कौन सा है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स, और सबसे हल्का क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये याद है कि नहीं? इसे घर से कर लोगे या अभी छापोगे? घर से। क्या बात है। फिर आता है, अब इसे देखना है, फिजन रिएक्शन। क्या है? फिजन रिएक्शन एक ऐसी चीज जो 1945 में हुई थी, और आज भी कुछ कंट्री को छोड़ के किसी के पास भी ये टेक्नोलॉजी नहीं है। और अगर होती भी है तो अमेरिका कोशिश करता है कि उस कंट्री के पास ना आ पाए। वो तो नॉर्थ कोरिया ने एटॉमिक बम बना लिया, नहीं तो वो अटैक उस पर भी कर देता। समझ गए? एक मैंने बहुत दिन पहले बताया था, एपीजे अब्दुल कलाम ने, एक बहुत अच्छे आदमी थे, पढ़े लिखे। देखिए, सोचो उन्होंने पूरी जान, अपनी पूरी जिंदगी इसी में लगा दी कि इंडिया को मिसाइल देने में, और इंडिया को क्या देने में? न्यूक्लियर बॉम्ब देने में। तो न्यूक्लियर बॉम्ब का इंडिया ने इस्तेमाल तो किया नहीं है कि नहीं? कभी किया है क्या? अमेरिका इज द ओनली कंट्री जिसने किसी कंट्री को न्यूक्लियर बॉम्ब से दगाया, उसके अलावा कभी यूज ही नहीं हुआ। सोचो 1945 के बाद कभी न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि इतनी खतरनाक चीज है कि यूज करने के बाद अमेरिका खुद डर गया कि यार ये हमने क्या कर दिया, और इतना ज्यादा गंदा डिस्ट्रक्शन हुआ कि फिर अमेरिका जो है जापान की इकोनॉमी को सही करने में लग गया, मतलब अपने आप को अच्छी में दिखाने के लिए, है ना। तो खैर, वो इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन था कि आदमी बैठे बैठे वेपराइज हो गया था, ठीक है। नाम सुना है ना हिरोशिमा नागासाकी?
यस हाँ सर। सर। ऐसा बॉम्ब बना दिया कि लोग समझ ही नहीं पाए ये क्या बना दिया भैया। मतलब ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूं। न्यूक्लियर बॉम्ब सबसे पहले तो जर्मनी की लैब में टेस्ट फिजन रिएक्शन हो गया था 1932, लेकिन एटॉमिक बॉम्ब कहां बना, वो यूएस ने बनाया। कैसे बनाया, यूएस ने सबसे पहला, शायद अगर पता हो तो ये टेक्नोलॉजी सबके पास नहीं होती। अब ध्यान से देखना, मैं तुम्हें जो सिमुलेटर दिखाने वाला हूं उसको ध्यान से देखना, कहां बाकी कंट्री चूक जाते हैं। फिजन रिएक्शन सिमुलेशन, बहुत बढ़िया है। यहां पे देखना किस तरीके से न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन काम करता है, देखना। टाइम हो गया है क्या? नहीं हाँ सर। 3:15 बजे से पहले नहीं छोड़ सकते, मजबूरी है। ध्यान से देखना, ये यूरेनियम 235 है, ठीक है। इसको शूट किया, दग गया, हाँ या ना, दग गया कि नहीं। हाँ सर। अब देखना चेन रिएक्शन कैसे होगा। ये क्या है, थोड़े से और रखते हैं यार, देखो। वो समझ नहीं आया पहले क्या हुआ। तुम बहुत देर, तुम जो है, चलो आओ, कहाँ गया, फिर से रिफ्रेश करना पड़ेगा इसको। सर वो गन के ऊपर ही रीसेट न्यूक्लियस। अरे तो दिखा ही नहीं मुझे, बताओ। ये 235 है, समझ में आया। हाँ 235 में जैसे तुम न्यूट्रॉन की बीम मारते हो, ये न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर जाके उसे दगा देता है, बताओ है कि नहीं। और जब ये दगता है तो नए न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, और क्या रिलीज करता है, बाइंडिंग एनर्जी। क्या रिलीज करता है, बाइंडिंग एनर्जी। समझ गए, क्लियर है। यस फिर से देखो, ये दगा, और ये देखो आज कितने न्यूट्रॉन निकले, बताओ कितने न्यूट्रॉन निकले। 3 देखो फिर से, एक न्यूट्रॉन मारा और निकले कितने, 3। अब देखो यहां पे क्या होगा, ज्यादातर जैसे यहां पे तो इसे दगा दिया इस तरीके से, ठीक है। देखो चेन रिएक्शन हो गई कि नहीं हो गई, हाँ सर। धड़ 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 दगते चले गए, है कि नहीं। यस सर। चलो, ज्यादातर कंट्री के पास होता है यूरेनियम 238, ये है सच्चाई। देखो 238 क्या करेगा, कुछ नहीं करता है, वो न्यूट्रॉन को होल्ड कर लेता है, समझ रहे हो। असली टेक्नोलॉजी यही होती है कि यूरेनियम 238 से यूरेनियम 235 को फिल्टर करके निकालना, ठीक है। इस तरीके से देखो, इस तरीके से यूरेनियम 235 तो बहुत कम होता है, 238 अगर होगा तो वो चेन रिएक्शन में नहीं जाता। कौन चेन रिएक्शन में जाता है, 235। 235। समझ में आया। तो 238 जो है चेन रिएक्शन में नहीं जाएगा, जाता कौन है, 235। यही असली टेक्नोलॉजी है। अमेरिका के पास 1945 में टेक्नोलॉजी थी कि यूरेनियम 235 को फिल्टर आउट करके निकालना। जितना ज्यादा यूरेनियम 235 होगा उतना एटॉमिक बॉम्ब बना पाएंगे। अगर यूरेनियम 235 कम होगा तो बॉम्ब नहीं बनेगा, रिएक्टर बनेगा। सिर्फ क्या बनेगा, रिएक्टर। जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट में लोग थे उनको बोला गया था पहले कि हम एटॉमिक रिएक्टर बनाएंगे सिर्फ, और बनवाया गया उनसे फिर क्या, बॉम्ब, ठीक है। ये रिएक्टर है। रिएक्टर क्या है, इस तरीके से कि चलो चेन रिएक्शन चल रही है, अभी मैं उसको रिएक्टर भी दिखाऊंगा, है ना, इस तरीके से। लेकिन 235 अगर बढ़ा दिए तुमने, अब बताना क्या होगा, चेन रिएक्शन चालू, हाँ या ना। इतनी खतरनाक चेन रिएक्शन, एक न्यूट्रॉन कितने नए न्यूट्रॉन का जन्म देता है, 3। फिर वो हर एक कितने का जन्म देंगे, 3। तो हर बार चेन रिएक्शन की पावर कितनी होती जा रही है, बताओ। 3 टाइम्स। 3 तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर हो तो मैं बाद में अलग से दिखा दूंगा। तो ये न्यूक्लियर फिजन है। फिजन क्या होता है, हैवियर, बताओ क्या होता है, हैवियर न्यूक्लियाई, बताओ क्या होता है, न्यूक्लियस ब्रेक्स into smaller nuclei. ब्रेक्स इनटू स्मॉल न्यूक्लियस एंड गिव्स एनर्जी। ध्यान से देखो, इन इक्वेशंस को देखो,
इनमें कहीं पे भी यूरेनियम 238 है क्या? जल्दी बताओ। नहीं क्यों नहीं है? यूरेनियम 238 रिएक्शन करेगा कि एब्जॉर्ब कर लेगा? जल्दी बताओ। एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब करेगा। कर लेगा। हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। बोलो भाई। कितना टाइम हुआ? 3-4 हुआ ना? ठीक है यार। तो हैवियर न्यूक्लियस ब्रेक इनटू स्मॉल न्यूक्लियस एंड गिव्स एनर्जी की प्लस न्यू न्यूक्लियस। तो यूरेनियम 235 के अंदर न्यूट्रॉन जाएगा। देखो यूरेनियम 235 के अंदर क्या जाएगा, ये बताया था ना। ये देखो यूरेनियम 235 के अंदर न्यूट्रॉन जाएगा और ये दगेगा धाड़ से। हाँ या ना? समझ गए? तो यहां यही होता है, 235 के अंदर गया और 3 नए न्यूट्रॉन का जन्म होता है कि नहीं होता है? बोलो भाई। 3 नए न्यूट्रॉन का जन्म होता है, मतलब कि चेन रिएक्शन इस तरीके से जाएगी। एक न्यूट्रॉन जाएगा, वो कितने नए न्यूट्रॉन का जन्म देगा? 3 और फिर हर एक न्यूट्रॉन क्या करेगा? फिर से 3 करेंगे। तो ये खतरनाक तरीके से एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगी कि नहीं करेगी? यस सर। हाँ या ना? अगर तुम इनके मल्टीप्लिकेशन को कंट्रोल कर लेते हो तो बनेगा न्यूक्लियर रिएक्टर, और अगर कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो बनेगा क्या? एटॉमिक बॉम्ब। समझ गए? अगर ये कंट्रोल चलेगा तो न्यूक्लियर रिएक्टर समझते हो, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होता है। अगर अनकंट्रोल चलेगा देन इट विल बी अ बॉम्ब। क्लियर है कि नहीं? चलो, ऑन एन एवरेज ये सब कहानी पढ़ लेना, मास लॉस ये सब देख लेना, ठीक है। मेन है तुम्हें रिएक्शन आती कि नहीं आती है, ये रियल रिएक्शन है। अब सोचो यूरेनियम 235 में एक न्यूट्रॉन हिट किया, ये अंदर जो है अनस्टेबल हुआ। क्या हुआ? अनस्टेबल। अब ये दगेगा, फटा तो क्या बना? 56 बैरियम 50 और क्या बना? क्रिप्टॉन 30 नए न्यूक्लियस का जन्म हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अब यहीं पे इंसान कहां पे किसको टच करने लग गया? नेचर को। यार नया न्यूक्लियस बनाना ये तो नेचर का काम है ना। तो न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर फिजन कराने पे उतना ही भुगतान करना पड़ता है। फिर ये 3 न्यूट्रॉन और ये एनर्जी निकलती है। ये एनर्जी क्या करती है? इनिशियल ब्लास्ट जो होता है वो एनर्जी यही है जो दखता है ना। उसके बाद ये वाले जो न्यूक्लियस बन के आते हैं ये क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? अनस्टेबल। फिर ये गामा रेडिएशन छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं? गामा रेडिएशन, जिससे डीएनए तक डैमेज हो जाता है। समझ गए? तो हाँ म्यूटेशन हो जाती। हाँ, तो ये बाद में क्या करते हैं? गामा रेडिएशन छोड़ते हैं। ब्लास्ट से खतरनाक ये रेडिएशन होता है क्योंकि ये अभी अनस्टेबल है, और न्यूक्लियस कभी भी गामा रेडिएशन छोड़ सकता है जब तक वो स्टेबल नहीं होता। जैसे तुम्हारा चेन रिएक्शन में ये 2 न्यूक्लियस बने कि नहीं बने? जब वो अनस्टेबल है तो क्या करेगा? न्यूक्लियस के अंदर से एक फोटोन की बीम निकलेगी। गामा रेडिएशन क्या होता है? फोटोन की बीम। क्या होती है? बीम ऑफ फोटोन, बीम ऑफ हाई एनर्जी, वेरी हाई एनर्जी फोटोन। ये बीम छोड़ के फिर क्या करता है? स्टेबल हो जाता है। और यही गामा रेडिएशन लोगों को वहां पे, मतलब तूने सुना होगा हिरोशिमा नागासाकी में क्या हुआ था कि गामा रेडिएशन से लोगों को कैंसर होने लग गया, है ना। ये सब सुना होगा शायद, है ना। तो दिस इज द मेन थिंग, वो जो रिस्पॉन्सिबल है काहे के लिए, है ना, इस तरीके से। तो दिस इज अबाउट फिजन रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है। फिर इसके बाद फ्यूजन में क्या होता है बेटा? बताओ। फ्यूजन और खतरनाक होता है। छोटे न्यूक्लियस मिलके बड़े न्यूक्लियस टू स्मॉल न्यूक्लियाई मिक्स या फ्यूज्ड, है ना, फ्यूज्ड टुगेदर टू फॉर्म बताओ क्या? बिगर न्यूक्लियस, है कि नहीं। हाइड्रोजन मिलके क्या बनाएगा? ये फाइनल रिएक्शन देखना, फाइनल इस तरीके से क्या हो जाएगा? हीलियम, और ये क्या? 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जरा देखना, यहां जो एनर्जी होती है फिजन की एनर्जी काफी कम होती है एज कंपेयर टू फ्यूजन की। इससे कंपेयर, वैल्यू से कंपेयर मत करना, लेकिन अगर स्केल देखा जाएगा तो फ्यूजन की एनर्जी कहीं ज्यादा होती है फिजन से। ठीक है, लेकिन याद रखना फ्यूजन अकर्स एट वेरी हाई टेम्परेचर। फ्यूजन स्टार्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर।
हाई टेम्परेचर। पहले अच्छा, फिजन बॉम्ब, फिजन का जो बॉम्ब होता है इसको क्या बोलते हैं? फिजन वाले बॉम्ब को क्या बोलते हैं? फिजन बॉम्ब। उसको बोला जाता है एटॉमिक बॉम्ब। क्या बोलते हैं? एटॉमिक बॉम्ब, जो हिरोशिमा नागासाकी पे गिराया गया था। ठीक है। फ्यूजन का जो बॉम्ब होता है इसके बॉम्ब को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉम्ब। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉम्ब। ठीक है, ये भी बन रखा है। ठीक है, रूस और अमेरिका ने इतना ज्यादा उत्पाद मचाया, वैसे तो मेन वही था। कौन? अमेरिका। सबसे पहले एटॉमिक बॉम्ब तो उसी ने बनाया था। तो इन लोगों के चक्कर में बाकी कंट्री ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये न्यूक्लियर वेपन बनाए थे। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम का यही कहना था, स्ट्रेंथ रेस्पेक्ट स्ट्रेंथ। ये फिक्स है, ये हार्श रियलिटी है सोसाइटी की, लेकिन यही है। ठीक है, स्ट्रेंथ रेस्पेक्ट स्ट्रेंथ। सामने वाले के पास अगर कट्टा है और तुम्हारे पास AK-47 है तो तुम्हारे ऊपर वो कट्टा नहीं तानेगा, ये फिक्स है ना भाई। अगर वो तुम्हारे ऊपर ऐसे चाकू, कोई आदमी आया तुम्हें लूटने के लिए कि तुम चाकू हो, तुम्हें चाकू दिखा रहा है, तुम अगर तुम्हारे पास कोई वेपन नहीं तुम डर जाओगे, और तुमने उसके ऊपर AK-47 तान दी, वो रोने लग जाएगा वहीं पे, हाँ या ना। तो स्ट्रेंथ रेस्पेक्ट स्ट्रेंथ। जो भी न्यूक्लियर पावर कंट्री है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है, हिस्ट्री उठा के देख लेना, उनके ऊपर बीच में कभी भी वॉर वैसा हुआ नहीं है ना। 1-to-1 वाला वॉर नहीं हुआ, खतरनाक वाला नहीं हुआ है। ठीक है, लास्ट वॉर जो इंडिया पाकिस्तान का हुआ था 1971 हुआ था। कारगिल एक डायरेक्ट वॉर नहीं था। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट वॉर, अब जैसे यूक्रेन है, यूक्रेन बहुत अच्छा बन गया कि हम जो है, हम बहुत जो सच का सामना करेंगे, हम जो है अपने, उसने अपने न्यूक्लियर वेपन खुद दे दिए, सरेंडर कर दिए, है ना। देखो अटैक हो गया उसके ऊपर, है ना। तो ये फिक्स नियम है। नॉर्थ कोरिया के ऊपर अमेरिका बार बार कह रहा था कि हम यहाँ पे डेमोक्रेसी लाएंगे, इराक वाला काम करने जा रहा था। इराक वॉज वेरी हैप्पी कंट्री, मतलब कुछ वहां प्रॉब्लम होगी जब सद्दाम हुसैन था, लेकिन ऐसी बर्बादी नहीं थी। अमेरिका जहां जहां डेमोक्रेसी लाता है वो खत्म कर देता है, उस देश को पूरी तरीके से खत्म कर देता, बर्बाद कर देता है। तो नॉर्थ कोरिया में भी वो कह रहे थे कि हम यहाँ पे भी डेमोक्रेसी लाएंगे। उससे पहले न्यूक्लियर बॉम्ब दगा के बता दिया, आओ बेटा अब तुम, है ना, कोई अटैक नहीं, अटैक रुक गया, है ना। तो फिक्स नियम है। अगर हमारे पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं होता तो अभी तक चाइना या पाकिस्तान पूरी तरीके से अटैक कर चुका होता। ठीक है, खैर इंडिया के पास सब है। इंडिया के पास फिजन वाला भी है, हाइड्रोजन वाला भी है, दोनों है। पता है पोखरण सुना है? पोखरण जानते हो? पोखरण, पोखरण नहीं जानते हो? नहीं। क्या यार, तुम लोग अभी पैदा होके यहीं आ गए? क्या बोले? पोखरण। हाँ सर, पोखरण में सबसे पहले इंदिरा गांधी ने टेस्टिंग कराई थी, है ना, सुने हैं सर। है ना। तो सबसे पहला वहां पे हुआ था। वो थोड़ा सा फेल्ड प्रोजेक्ट हो गया था पहला वाला। दूसरा वाला जो अटल बिहारी वाजपेयी ने कराया था वो प्रॉपर खतरनाक था, और इतना चिढ़ गया था अमेरिका कि CIA जो उनकी एजेंसी, वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाया कि इन्होंने जो है यहाँ पे वो कर दिया, है ना, टेस्टिंग कर ली अपनी। सर छोड़ दीजिए। छोड़ दें? पागल हो गए हो क्या? सर और इतना सर छोड़िए, सर छोड़ दीजिए। नहीं नहीं नहीं, इसे पढ़ो, पहले इसे पढ़ लो। करेंगे तो हमारे ये अपने आप पढ़ लोगे? सर पैनल बंद हो रहे हैं। नहीं नहीं, इसे पहले देख लो। पैनल बंद हो रहे हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर किस तरीके से काम करता है। पानी यहां जाता है और गर्म होके स्टीम के फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, चैनल का चार्ज खत्म हो गया। ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें ये सारे एलिमेंट यूज होते हैं। अच्छा, ये घर से पढ़ लोगे क्या? पढ़ लोगे तो छोड़ देंगे, कल पढ़ लेंगे सर। पक्का? सर कल पढ़ेंगे। ठीक है, चलो कल आप पढ़ा देना। ये पूरा पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लोगे ना? नहीं, कल आप पढ़ा नहीं देना। सर, आप पढ़ाओ। चलो ठीक है, एक काम करते, कल पढ़ा देते हैं। वीडियो नहीं, नहीं सर, सर आप पढ़ेंगे कल। चलो इसे कल पढ़ा देंगे। ठीक है, हाँ सर, कल योगा है। अरे जब भी नेक्स्ट होगा इसे पढ़ के आ जाना, मैं इसे पढ़ा दूंगा। ठीक है, सर वीडियो दिखाइए ना आपके सर। वो वीडियो जो है अब वो डालना पड़ेगा, अपलोड होगा, बहुत टाइम लगेगा ना। नेक्स्ट क्लास में पक्का दिखाएंगे। चलो चलो, टाटा बाय बाय, एंजॉय करो, योगा करके आना। चलो बेटा, बाय 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 बाय। हाँ हाँ, बताओ बताओ। सर एक डाउट था। वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में पक्का, कसम से। चलो आराम से कल बढ़िया से योगा करना। जितने भी डाउट है परसों लेंगे। ठीक है सर, वो 1 मिनट का भी नहीं है। अच्छा, मैं दिखा दूंगा पक्का नेक्स्ट लेक्चर में। सर का तो क्लास ही नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में। चलो बाय 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 बाय।